Good evening, everyone. Welcome to IFS YouTube live sessions. Yes, तो आज के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे आरपीएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कशन ऑफ 2016 पेपर. ओके, सो 2016 पेपर जो है जूलॉजी का आरपीएससी के कॉलेज लेक्चरर का. तो यहाँ पे कल दादा सर ने क्वेश्चन नंबर पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक किए थे. वी विल कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 51 to 100. ओके, तो जल्दी से सभी ज्वाइन हो जाइए. तो हम जल्दी से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 100 तक ऑफ जूलॉजी पेपर 2 ऑफ आरपीएससी 2016 कॉलेज लेक्चरर. ओके, तो गुड इवनिंग कमलेश, गुड इवनिंग ऋषभ सर, गुड इवनिंग दीपेंद्र. जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स को ये लिंक शेयर करिए ताकि वो ज्वाइन हो जाए लाइव सेशन में. देन हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. यस, तो ठीक है. तो यहाँ पे अगर ज़ूलॉजी पेपर की बात करें तो ये सेशन में यूजुअली जैसे क्वेश्चन नंबर 51 से 100 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे थोड़े बहुत जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट आएंगे, थोड़े बहुत एनिमल फिजियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स आएंगे, उसी के बारे में हम बात करेंगे. गुड इवनिंग अरविंद. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से, कंटिन्यू करते हैं सेशन को. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं. तो आप पहले क्वेश्चन का आंसर आप भी आंसर करिए, इसके साथ साथ जो भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे स्क्रीन पे इसके साथ साथ आप आंसर भी कमेंट बॉक्स में करते रहिएगा. तो पहला क्वेश्चन नंबर 51 है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बेस सब्सटीट्यूशन रिजल्टिंग इनटू म्यूटेशन इज. क्या होगा द मोस्ट कॉमन कॉज. अब यहाँ पे मान लो कि आपको आंसर नहीं भी पता है, बट अगर आप यहाँ पे अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और फिर ऑप्शंस ध्यान से पढ़ोगे तो आपको सही आंसर पता चल जाएगा कि क्या रहेगा. ओके, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बेस सब्सटीट्यूशन रिजल्टिंग इनटू म्यूटेशन इज. तो क्या आएगा इसका आंसर. क्या ये बेस इन्वर्शन है, बेस डिलीशन है, टॉटोमेरिक शिफ्ट्स है या फिर एरर इन माइटोटिक डिवीजन. क्या आएगा आंसर. यस, ओके, प्रतीक्षा का आंसर है 3 टॉटोमेरिक शिफ्ट्स. करेक्ट प्रतीक्षा, वेरी गुड. गुड इवनिंग महराज, गुड इवनिंग कविता. राइट, सो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में लिखा है बेस सब्सटीट्यूशन, ठीक है, एंड ऑप्शंस आप देखिए. ऑप्शंस क्या है. बेस इन्वर्जन, बेस इन्वर्जन जैसा कुछ होता नहीं, क्रोमोसोम इन्वर्जन हम बोल सकते हैं. बेस डिलीशन अगर होगा तो वो सब्सटीट्यूशन अगर कैसे होगा, सब्सटीट्यूशन हम नहीं गिनेंगे उसमें. टॉटोमरी शिफ्ट्स जो कि डायग्राम में दिखाया गया है, कीटो से इनॉल फॉर्म हो जाता है. अगर मान लो कि जो थाइमिन अगर कीटो फॉर्म में है तो इट विल बेस पेयर विथ एडिनाइन, ठीक है. बट अगर थाइमिन का टॉटोमरिक शिफ्ट होके इनॉल फॉर्म बन गया, अगर इनॉल फॉर्म बन गया तो यहाँ पे वो गुआनिन के साथ बेस पेयरिंग करेगा, तो यहाँ पे बेस सब्सटीट्यूशन आ गया. ओके, सिमिलरली एमिनो से इमिनो ग्रुप में शिफ्ट होना, जो टॉटोमरिक शिफ्ट में साइटोसिन अगर एमिनो ग्रुप है उसके पास तो वो इट विल बाइंड विथ कॉम्प्लीमेंट्री जो बेस पेयरिंग है वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग वो गुआनिन के साथ होगी. बट अगर इमिनो में वो कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पे वो एडिनाइन के साथ बाइंड हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे द मोस्ट कॉमन कॉज इज बेस सब्सटीट्यूशन एंड एरर इन माइटोटिक डिवीजन भी नहीं आएगा. तो आप एलिमिनेशन से भी आप करेक्ट आंसर पता लगा सकते हो. ओके, तो करेक्ट विजय, करेक्ट आसिफ, 3 इज द आंसर. ओके, करेक्ट कमलेश, गुड इवनिंग मोनिका. ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं द इंटरचेंज ऑफ पार्ट्स बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड. क्वेश्चन नंबर 52 हम सीक्वेंस में ही जा रहा है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरचेंज ऑफ पार्ट्स बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड इन्वर्जन, डिलीजन, डुप्लीकेशन या ट्रांसलोकेशन. अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन है. आप अगर क्वेश्चन को पढ़िए एंड देन वापस ऑप्शंस देखेंगे तो फिर आपको सही आंसर पता लग जाएगा. द इंटरचेंज ऑफ पार्ट्स बिटवीन
नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम की अगर बात करें तो क्या आएगा, विल इट बी इन्वर्जन या फिर डिलीशन या फिर डुप्लीकेशन या फिर ट्रांसलोकेशन, क्या आएगा आंसर? यस, क्या होगा? इन्वर्शन, डिलीशन, डुप्लीकेशन या ट्रांसलोकेशन। बहुत ईजी है, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए भी। तो द करेक्ट आंसर विल बी यस, करेक्ट आसिफ, करेक्ट प्रतीक्षा, कविता, रेनू, एवरीवन करेक्ट। ट्रांसलोकेशन इज द आंसर, ठीक है। अगर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, तो ट्रांसलोकेशन इज द आंसर। ओके, महराज करेक्ट, एवरीवन यस करेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब ये थोड़ा ट्रिकी है बट आप इसको भी आप कर ही लोगे। मैच द लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स, ठीक है। लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स। तो लिस्ट वन में यूजुअली यहाँ पे कंडीशंस दी गई है, मोनोसोमिक, नलीसोमिक, ट्राइसोमिक, टेट्रासोमिक। एंड लिस्ट टू में उनके डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं कि क्या डिस्क्रिप्शंस होंगे। गुड इवनिंग अभिषेक। तो देखते हैं, चलो कौन सही आंसर बताएगा। क्या होगा मोनोसोमिक का? क्या होगा मोनोसोमिक का? होगा 1 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा टू द नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट, या फिर 1 क्रोमोसोम लेस देन द नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट, 1 क्रोमोसोम पेयर एक्स्ट्रा टू द नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट, या फिर 1 क्रोमोसोम पेयर लेस देन द नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम पेयर दो डिफरेंट टर्म यूज किए, डिफरेंट फ्रेजेस यूज किए गए, इसलिए शायद ये थोड़ा ट्रिकी माना जा सकता है। गुड इवनिंग अशोक, बट स्टिल यू कैन डू दिस। क्या होगा? गुड इवनिंग वर्षा। मोनोसोमिक क्या होगा? मोनोसोमिक का आएगा बी, राइट। 1 क्रोमोसोम लेस देन द नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट, वो आएगा बी। नलीसोमिक का क्या आएगा? नलीसोमिक का क्या होगा? 1 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा टू द नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट, या फिर अगर 1 का बी है, ट्राइसोमिक सॉरी नलीसोमिक का क्या है? सी, 1 क्रोमोसोम पेयर एक्स्ट्रा टू द नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट, नहीं 1 क्रोमोसोम पेयर लेस देन द नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट, पूरा एक पेयर ही गायब हो जाएगा नलीसोमिक में, ठीक है। तो नलीसोमिक का आएगा डी, बी एंड देन डी। बी और डी वाला कौन सा है? तो सेकंड है बी एंड डी वाला। अब देख लो, बी डी ए सी वही सीक्वेंस में जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का क्या रहेगा? बी डी ए सी। ट्राइसोमिक का क्या होगा? 1 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा टू द नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट। ट्राइसोमिक कंडीशन जो रहती है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, राइट, टर्नर सिंड्रोम हो गया, ऐसे ही। तो एंड टेट्रासोमिक इज 1 क्रोमोसोम पेयर एक्स्ट्रा टू द नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट। तो यस एवरीवन, 2 इज करेक्ट। गुड इवनिंग भावना, यस। तो करेक्ट एवरीवन, सेकंड ऑप्शन सही है यहाँ पे, एंड इजी भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। गिवन द जीन सीक्वेंस ए बी सी डी ई, क्रॉसिंग ओवर शुड अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली बिटवीन। क्रॉसिंग ओवर शुड अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली बिटवीन, क्या आएगा इसका आंसर? अगर जीन सीक्वेंस ए बी सी डी ई दिया गया है, तो क्रॉसिंग ओवर सबसे ज़्यादा, मतलब 5 जीन से, जीन का सीक्वेंस है ए बी सी डी ई, तो कौन से 2 जीन के बीच में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली क्रॉसिंग ओवर होगी? जो जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी ही फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी क्रॉसिंग ओवर की। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि इट इज़ बिटवीन ए एंड ई, क्योंकि उनका डिस्टेंस अगर सीक्वेंस वाइज हम देखने जाए तो सबसे दूर ए एंड ई जीन का डिस्टेंस है, तो देयरफॉर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्रॉसिंग ओवर विल बी बिटवीन ए एंड ई। देखा कितना इजी क्वेश्चन है। यस एवरीवन करेक्ट, करेक्ट 1 इज द आंसर, 1 ऑप्शन सही है। यस आसिफ, रेनू, विजय, भावना, अंजू, कविता, सही है, राइट। तो ए ई फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। ओके, अब इसका आंसर आप दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? कैन अ मेल बी अ कैरियर फॉर अ सेक्स लिंक्ड डिजीज? फर्स्ट है यस, इफ द मदर एंड फादर ऑफ द मेल वेर कैरियर्स। सेकंड है नो, मेल्स हैव ओनली अ सिंगल कॉपी ऑफ सेक्स लिंक्ड डिजीज। थर्ड है यस, इफ द ट्रेट इज रिसेसिव। एंड फोर्थ है कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। व्हाट विल बी द आंसर हियर? नेक्स्ट क्या आएगा इसका? मेल, कैन अ मेल बी अ कैरियर फॉर अ सेक्स लिंक्ड डिजीज? क्या वो सेक्स लिंक्ड डिजीज या जिसको हम एक्स लिंक्ड डिजीज बोलते हैं, क्या उसके लिए मेल कैरियर हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है येस, इफ द मदर एंड फादर ऑफ द मेल वर कैरियर्स। सेकंड ऑप्शन है नो, मेल्स हैव ओनली अ सिंगल कॉपी ऑफ सेक्स लिंक्ड जीन्स। थर्ड है येस, इफ द ट्रेट इज रिसेसिव। फोर्थ है कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। व्हाट विल बी द आंसर हियर?
एस के अकबरुद्दीन सही है आपका। लास्ट जो क्वेश्चन था 1 का, यस सही है। ये क्वेश्चन का आंसर आप बताइए क्या होगा। मेल क्या कैरियर है, मेल कैरियर बन सकता है क्या सेक्स लिंक डिजीज का? यस, जैसे फीमेल कैरियर बनती है, क्या मेल कैरियर बन सकता है सेक्स लिंक डिजीज का? व्हाट विल बी द आंसर हियर? ओके, आसिफ ने बोला है 3, यस इफ द ट्रेट इज रिसेसिव। आर यू श्योर आसिफ? आर यू श्योर कि क्या होगा? एस के अकबरुद्दीन ने भी 3 बोला है, वेरस बाकी जो है भावना, रेनू एंड प्रतीक्षा ने 2 बोला है, अंजू ने भी 3 बोला है। क्या होगा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सेकंड। सेकंड कैसे होगा? अब देखिए, अगर कोई सेक्स लिंक डिजीज या एक्स लिंक डिजीज है, अगर वो डोमिनेंट होती है, रिसेसिव होती है, इररिस्पेक्टिव कोई भी अगर होगा, मेल कभी भी कैरियर नहीं बनेगा। मेल कैरियर नहीं होगा, या तो वो डिजीज इफेक्टिव होगा या तो वो डिजीज इफेक्टिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम होगा और एक वाई क्रोमोसोम होगा। तो जो मेल है, अगर मान लो कि पर्टिकुलर वी कैन से कि एक क्रोमोसोम के ऊपर, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एक इफेक्टिव जीन है या डिजीज लिंक्ड जो जीन है, वो अगर पास ऑन होगा मेल में, तो मेल में ऑब्वियसली या तो वो होगा या तो वो नहीं होगा। ठीक है, या तो वो होगा या तो वो नहीं होगा, क्योंकि उसके पास एक ही क्रोमोसोम है। तो व्हाट विल बी द आंसर? नो, मेल्स हैव ओनली वन सिंगल कॉपी ऑफ सेक्स लिंक्ड जीन्स, मतलब कि एक्स लिंक्ड जो एक्स क्रोमोसोम है उसकी सिर्फ एक ही कॉपी है। अगर वो कॉपी डिफेक्टिव निकली, आइदर वो रिसेसिव हो या आई मीन एक्स लिंक रिसेसिव हो या एक्स लिंक डोमिनेंट हो, कुछ भी हो, बट अगर वो डिफेक्टिव निकली तो वो पास ऑन होगी ही। अगर वो डिफेक्टिव नहीं निकली तो नहीं होगी। यहाँ पे कैरियर जैसा कुछ नहीं है कि वो, इनफैक्ट वो पोटेंशियल कैरियर भी नहीं बन सकता सेक्स लिंक डिजीज के लिए। ओके, गुड इवनिंग स्नेहा। यस करेक्ट प्रियंका राय, करेक्ट साबिया, 2 इज द आंसर। सो व्हाट इज द आंसर? नो, मेल्स हैव ओनली अ सिंगल कॉपी, तो वो कैरियर नहीं बन सकते। फीमेल कैरियर बन सकता है, ठीक है, मेल कैरियर नहीं बन सकता। नेक्स्ट, इन विच सिचुएशन वुड यू एक्सपेक्ट द म्यूटेशन फ्रीक्वेंसी टू इंक्रीज ओवर टाइम? क्या होगा? Which situation would you expect the mutation frequency to increase over time? The deleterious effect of mutation is balanced with mutation rate, या फिर lethal allele is created at high rate of mutation. Third is a neutral allele is created at low rate of mutation, and fourth is none of this. बोलो क्या होगा? In which situation would you expect the mutation frequency to increase over time? इसका मतलब कि ओवर टाइम कौन से सिचुएशन में म्यूटेशन फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती रहेगी। पॉपुलेशन में, एक पॉपुलेशन में मानो कि एक पॉपुलेशन में कौन से ओवर टाइम, मतलब जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, टाइम ड्यूरेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे म्यूटेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो कौन से ऐसे सिचुएशन है जिसमें ये म्यूटेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है? फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट ऑप्शन है, द डिलीटीरियस इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन इज बैलेंस्ड विद द म्यूटेशन रेट। क्या उसकी वजह से म्यूटेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी? अगर डिलीटीरियस इफेक्ट होगा म्यूटेशन का, तो वो क्या बैलेंस होगा म्यूटेशन रेट के साथ? यस। ओके, प्रियंका वर्मा ने आंसर दिया है 2। ये क्वेश्चन का आंसर उन्होंने 2 दिया है। ठीक है, हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन। देखो, द डिलीटीरियस इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन इज बैलेंस्ड विद द म्यूटेशन रेट, क्या ऐसा होगा? तो नहीं होगा। डिलीटीरियस इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन इज बैलेंस्ड विद द म्यूटेशन रेट, उसका कोई मीनिंग यहाँ पे बनता एज सच नहीं है। सेकंड ऑप्शन क्या है? अ लीथल अलील इज क्रिएटेड एट अ हाई रेट ऑफ म्यूटेशन। लीथल अलील इज क्रिएटेड एट अ हाई रेट ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या? लीथल अलील मतलब कि ऐसा फॉर्म उन्होंने क्रिएट कर लिया है म्यूटेशन की वजह से कि जो लीथल बनता है एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। अगर वो लीथल बनता है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा, तो लीथल अलील के म्यूटेशन की वजह से, इनफैक्ट हाई रेट ऑफ म्यूटेशन की वजह से लोग मरते जाएंगे या कोई ऑर्गेनिज्म मरता जाएगा। अगर ऑर्गेनिज्म मरता जाएगा तो हम उसकी म्यूटेशन फ्रीक्वेंसी कैसे देख पाएंगे? यहाँ पे आयरनी देखो, यहाँ पे एक हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक एंटी इंट्यूटिव चीज़ आ रही है कि
एक लीथल अलील है कि जो एक पर्सन में या एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है जो कि ऑर्गेनिज्म को मार देता है। अगर वो ऑर्गेनिज्म को मार देता है तो फिर उसकी हाई रेट होगी, और जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन आगे जाता जाएगा वैसे वैसे लीथल अलील की वजह से और ज़्यादा लोग मरते जाएंगे। अगर और ज़्यादा लोग मरते जाएंगे तो फिर म्यूटेशन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कैसे होगी? अगर लोग ही मर गए हैं तो उनके अंदर या पॉपुलेशन के अंदर जो एक स्पेसिफिक लीथल अलील म्यूटेशन की वजह से बन रहा है, अगर वो बढ़ रहा है जिसकी वजह से लोग या जो भी पॉपुलेशन के ऑर्गेनिजम्स है वो डेथ हो रही है उनकी, तो उसकी वजह से हमें म्यूटेशन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कैसे देखने को मिलेगी? नहीं मिलेगी। थर्ड क्या है? अ न्यूट्रल अलील इज क्रिएटेड एट लो रेट ऑफ म्यूटेशन। अब न्यूट्रल अलील क्या होता है? न्यूट्रल अलील ऐसा होता है कि यहाँ पे अगेन म्यूटेशन हुआ है, बट म्यूटेशन का कोई फिनोटाइपिक इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है, ना ही उसका कोई डिलीटीरियस इफेक्ट रहेगा, ना ही शायद कोई बेनिफिशियल इफेक्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक न्यूट्रल अलील है, म्यूटेशन हो गया है बट वो फिनोटिपिकली नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे न्यूट्रल अलील अगर लो रेट ऑफ म्यूटेशन से वो अगर क्रिएट हो रहा है न्यूट्रल अलील, तो जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे म्यूटेशन फ्रीक्वेंसी भी हमें इंक्रीज नजर आएगी। म्यूटेशन फ्रीक्वेंसी, द अमाउंट ऑफ म्यूटेशन जो है वो इंक्रीज नजर आएगी। करेक्ट, क्योंकि एक तो न्यूट्रल अलील से कोई फर्क नहीं पड़ता है, म्यूटेशन की वजह से जो न्यूट्रल अलील क्रिएट हुआ है उसकी वजह से ना डिलीटीरियस ना बेनिफिशियल इफेक्ट आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट स्टिल वो पॉपुलेशन में वो है ही, वो पॉपुलेशन में बना रहेगा क्योंकि वो न्यूट्रल अलील है। अगर वो पॉपुलेशन में बना रहेगा तो फिर यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ये पॉपुलेशन में बना रहा, वो म्यूटेशन बना ही रहा, तो फिर आगे फिर भले और भी म्यूटेशन हो जिसकी वजह से न्यूट्रल एलील बन रहा है, और भी म्यूटेशन हो तो वो म्यूटेशन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो न्यूट्रल एलील इज क्रिएटेड एट लो रेट ऑफ म्यूटेशन। 3 इज द आंसर। नन ऑफ दिस तो आएगा नहीं। ओके, थैंक यू स्नेहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सेल्स विच आर यूज्ड फॉर कैरियोटाइपिंग इन एन अडल्ट आर यूजुअली, सेल्स विच आर यूज्ड फॉर कैरियोटाइपिंग इन एन अडल्ट आर यूजुअली, तो ये एक कॉमन इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आंसर आएगा वाइट ब्लड सेल। ठीक है, सेल्स विच आर यूज्ड फॉर कैरियोटाइपिंग इन एन अडल्ट आर यूजुअली वाइट ब्लड सेल्स। तो ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डाउन सिंड्रोम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डाउन सिंड्रोम आर करेक्ट? फर्स्ट क्या है? मेंटल रिटार्डेशन। सेकंड इज वाइड राउंड फेस। थर्ड कंडीशन है थिक टंग। फोर्थ कंडीशन है कॉज्ड बाय ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 22। तो इन चारों में से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डाउन सिंड्रोम आर करेक्ट? तो चारों स्टेटमेंट या चारों कंडीशन में से कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट इज मेंटल रिटार्डेशन, सेकंड इज वाइड राउंड फेस, थर्ड इज थिक टंग, फोर्थ इज कॉज्ड बाय ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 22। व्हाट विल बी द आंसर हियर? बहुत ईजी है, डाउन सिंड्रोम आपको पता है ट्राइसोमी होती है, बट वो अगर ट्राइसोमी होगी तो कौन से क्रोमोसोम की होगी? वो क्रोमोसोम नंबर 21 की होगी। करेक्ट, ट्राइसोमी होगी कौन से? क्रोमोसोम नंबर 21 की। तो यहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन, वाइड राउंड फेस एंड थिक टंग इज द करेक्ट, दे आर द करेक्ट सिम्टम्स। ओके, whereas वी कैन से करेक्ट फेनोटिपिक मैनिफेस्टेशंस, बट जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो क्या है? कॉज्ड बाय ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 22, तो वो गलत है, क्रोमोसोम 21 से आएगा। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, दिस 3 आर करेक्ट। यस, सो नेक्स्ट है, पॉलीप्लॉइडी में अराइज बाय सेवरल वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट प्रोड्यूस पॉलीप्लॉइडी? इसमें से कौन सा है कि पॉलीप्लॉइडी प्रोड्यूस नहीं करेगा? क्या आप बता सकोगे? पॉलीप्लॉइडी में अराइज बाय सेवरल वेज। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट प्रोड्यूस पॉलीप्लॉइडी? फर्स्ट है egg may be fertilized by more than one sperm. Second है there may be failure of mitosis. Third है triploids may arise as a result of fertilization of unreduced gametes. Fourth है autotetraploid may arise by fertilization between two haploid gametes. What will be the answer here? Yes, 21 chromosome. Okay, I guess again थोड़ा लैग हो रहा है, but yes, correct. आसिफ, कविता, second correct. कविता वर्मा, यस 21 क्रोमोसोम नंबर 21 से होगा। यहाँ पे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, पॉलीप्लॉइडी में अराइज बाय सेवरल वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट प्रोड्यूस पॉलीप्लॉइडी?
एग में भी फर्टिलाइज्ड बाय मोर देन वन स्पर्म, जिसको हम पॉलीस्पर्मी बोलते हैं, हाँ उसकी वजह से होता ही है, पॉलीप्लॉइडी उसकी वजह से होता है, ठीक है। देयर में बी फेलियर ऑफ माइटोसिस, यस, माइटोसिस या हम टेक्निकली बोले साइटोकाइनेसिस का अगर फेलियर हो तो उसकी वजह से पॉलीप्लॉइडी होगी। ट्राइप्लॉइड्स में अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ अनरिड्यूस्ड गैमेट्स, अगर मियोसिस के टाइम साइटोकाइनेसिस अगेन नहीं हुआ तो ट्राइप्लॉइड्स में अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ अनरिड्यूस्ड गैमेट्स में एक डाइप्लॉइड हो गया और एक हैप्लॉइड गैमेट है, अगर दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ तो ट्राइप्लॉइड रिजल्ट होगा, वो भी एक पॉलीप्लॉइडी का एग्जांपल है, ठीक है। व्हाट अबाउट फोर्थ, ऑटोटेट्राप्लॉइड, ऑटोटेट्राप्लॉइड में अराइज बाय फर्टिलाइजेशन बिटवीन टू हैप्लॉइड गैमेट्स, नहीं दो हैप्लॉइड गैमेट से ऑटोटेट्राप्लॉइड नहीं बनेगा, ऑटोटेट्राप्लॉइड बनता है फ्यूजन ऑफ टू डिप्लॉइड गैमेट्स, ओके। तो यहाँ पे ऑटोटेट्राप्लॉइड दो हैप्लॉइड गैमेट से तो कभी ही नहीं बनेगा, तो इसलिए आउट ऑफ दिस फोर सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन 4, यस। करेक्ट साबिया, करेक्ट मुजमिल, मीर, यस एवरीवन करेक्ट, प्रियंका, इशू 2 नहीं आएगा। फेलियर ऑफ माइटोसिस, अगर माइटोसिस में मान लो कि साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, फेलियर ऑफ माइटोसिस मतलब कि जो सेल का डिवीजन, उसका जो सेपरेशन जो होना है, साइटोकाइनेसिस जिसको बोलते हैं, वो ही अगर नहीं हुआ सेल बॉडी का सेपरेशन, तो भी यहाँ पे पॉलीप्लॉइडी जनरेट हो सकती है, ठीक है। ओके अंजू, यस करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन, चलो देखते हैं। अ वुमन विथ वन जीन फॉर हीमोफीलिया एंड वन जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस ऑन वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम मैरीज अ नॉर्मल मैन। इसका मतलब कि एक वुमन के एक ही एक्स क्रोमोसोम पे दोनों जीन प्रेजेंट है, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस के, ठीक है। क्वेश्चन को ये समझिए, अ वुमन विथ वन जीन फॉर हीमोफीलिया एंड वन जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस ऑन वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम मैरीज अ नॉर्मल मैन, हाउ विल द प्रोजेनी बी। क्या होगा, 50% हीमोफिलिक एंड कलर ब्लाइंड सन्स एंड 50% नॉर्मल सन्स, या फिर 50% हीमोफिलिक कलर ब्लाइंड सन्स एंड 50% कलर ब्लाइंड डॉटर्स, ठीक है। पहले तो हीमोफिलिया एंड जो कलर ब्लाइंडनेस है वो ऑटोजोमल सॉरी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीजेज है, एंड यहाँ पे एक ही क्रोमोसोम पे दोनों है, एंड एक वो जो पर्टिकुलर वुमन है एक ही क्रोमोसोम पे है, पर्टिकुलर वुमन है, इसका मतलब कि वो कैरियर है, वो जो वुमन कैरियर है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और वो शी मैरीज अ नॉर्मल मैन, ठीक है, नॉर्मल मैन से वो मैरी करेगी, हाउ विल द प्रोजेनी बी, अगर वो प्रोजेनी होगी तो व्हाट विल बी द आंसर हियर, देखते हैं हम। एक तो रहेगा ये, फिर वी कैन से, ओके जस्ट अ मिनट, दूसरा होगा ये, तीसरा होगा दिस, एंड फोर्थ विल बी दिस, करेक्ट। चार क्रॉस क्रॉस के बाद ये चार बनेंगे, तो यहाँ पे डॉटर्स जो है, डॉटर्स आप देख सकते हो उनमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, डॉटर्स जो है दोनों उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वेरे सन है, सन में से एक सन कैसा होगा, तो एक सन होगा, बिकॉज यहाँ पे कैरियर नहीं होता है, जैसे मैंने एक पहले ही एक क्वेश्चन जो दिया गया था कि क्या मेल कैरियर होते हैं, तो ना मेल कैरियर नहीं होंगे, ठीक है। अगर मेल कैरियर नहीं होंगे तो फिर यहाँ पे ऑब्वियसली ये डिजीज होंगे, या हम बोल सकते हो वो इफेक्ट रहेंगे, तो इसका मतलब कि 50% होमोफिलिक एंड कलर ब्लाइंड सन होंगे, ओके। एंड ये कौन से होंगे, नॉर्मल रहेंगे, तो उनके जितने भी सन्स होंगे उसमें से, इन सभी सन्स में से 50% ऐसे होंगे कि जो डिजीज्ड होंगे, इसका मतलब कि वो हीमोफिलिक एंड कलर ब्लाइंड होंगे, वेरएस बाकी के जो 50% है वो नॉर्मल सन्स होंगे, ठीक है। तो आंसर विल बी फर्स्ट वन। बाकी आप देखो 50% हीमोफिलिक कलर ब्लाइंड सन्स एंड 50% कलर ब्लाइंड डॉटर्स, नहीं, आप डॉटर्स में देखो, डॉटर्स में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, वो डॉटर्स नॉर्मल है, तो इसलिए बी ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन भी गलत है। यस एवरीवन करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन हीमोफिलिक एंड कलर ब्लाइंड डॉटर्स भी नहीं, फोर्थ ऑप्शन ऑल सन्स एंड डॉटर्स आर, नहीं ये भी गलत है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, इसका आंसर क्या होगा, एन इंडिविजुअल विथ एन एक्स एक्स वाई क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट इन ह्यूमंस विल डेवलप एज,
मेल फीमेल हर्मेफ्रोडाइट या फिर इंडिविजुअल विथ नो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक? क्या होगा? मेल फीमेल हर्मेफ्रोडाइट या फिर इंडिविजुअल विथ नो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स? यस, व्हाट विल बी द आंसर हियर? अगर एक वाई क्रोमोसोम भी आ गया तो वो मेल कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा, ठीक है, तो आंसर विल बी मेल. एन इंडिविजुअल विथ एन XXY क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट इन ह्यूमंस विल डेवलप एज मेल. तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा. ओके ओके, यस करेक्ट साबिया, 1. प्रियंका यस, बॉटनिकल स्टोर 1 सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. द रिसेसिव जीन्स, यस SK अकबरुद्दीन सही है 1. द रिसेसिव जीन्स लोकेटेड ऑन X क्रोमोसोम इन ह्यूमंस आर एक्सप्रेस्ड. द रिसेसिव जीन्स लोकेटेड ऑन, अगेन हम यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट या एक ही कॉन्सेप्ट को लेके 2-3 बार अलग अलग क्वेश्चन पूछा है. देखिए ध्यान से, पहले भी एक क्वेश्चन पूछा था, फिर उसके बाद जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें भी यही थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लग रहा था. एंड यहाँ पे द रिसेसिव जीन्स लोकेटेड ऑन X क्रोमोसोम इन ह्यूमंस आर एक्सप्रेस्ड in 25% females, in 50% males and females, only in males and only in females. क्या आएगा? आर एक्सप्रेस्ड लिखा है, ठीक है, क्या आएगा? एक्सप्रेस्ड वर्ड देखो. यस ओके, बॉटनिकल स्टोर बोल रहे हैं 3. और कोई? इन 25% फीमेल्स आएगा या फिर इन 50% मेल 50% फीमेल्स या फिर ओनली इन मेल्स एंड ओनली इन फीमेल्स? क्या आएगा? यस प्रियंका वर्मा 3, साबिया अल्ता 3, वेरी गुड करेक्ट. आंसर होगा 3. अगेन यहाँ पे रिसेसिव जीन्स लोकेटेड ऑन X क्रोमोसोम इन ह्यूमन आर एक्सप्रेस्ड. अगर रिसेसिव जीन होगा XA होगा रेदर देन कैपिटल ए, अगर स्मॉल a भी होगा और डोमिनेंट के प्रेजेंस में, चलो मान लो यहाँ पे XA की जगह कैपिटल A कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल A कर दिया. तो अगर ये फीमेल में होगा तो फीमेल में ये यहाँ पे डोमिनेंट ही एक्सप्रेस होगा, रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं होगा. बट अगर मेल में रिसेसिव भी है तो भी वो एक्सप्रेस होगा. तो इसलिए एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन भी या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन भी होती है फीमेल में. तो अगर मेल को पास ऑन होगी तो यहाँ पे मेल विल डेफिनेटली वहाँ पे उनका एक्सप्रेशन होगा. क्यों? क्योंकि एक ही क्रोमोसोम आता है तो हमने वही सेम चीज़ हम एक ही कॉन्सेप्ट को 2-3 बार हमें यहाँ पे दिया गया है, राइट. एवरीवन यस करेक्ट, SK अकबरुद्दीन, अंजू, कविता वर्मा, 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली इन मेल्स. तो यहाँ पे अगर मेल में भी हो तो भी वो एक्सप्रेस होगा ही, ठीक है. ओके नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे एक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है. द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस थ्रू मेथड्स लाइक जर्म लाइन थेरेपी, जेनेटिक टेस्टिंग इज नोन एज. यहाँ पे हम बोल सकते हैं द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस थ्रू मेथड्स लाइक जर्म लाइन थेरेपी, जेनेटिक टेस्टिंग, या हम उसको सिलेक्टिव ब्रीडिंग बोलेंगे, कभी कभी सिलेक्टिव ब्रीडिंग भी होती है. तो यहाँ पे इसका प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी, तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव यूजेनिक्स. ओके, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव यूजेनिक्स. यूजेनिक्स मतलब के यहाँ पे नहीं, रिवर्स जेनेटिक्स नहीं होगा बॉटनिकल स्टोर. यहाँ पे पॉजिटिव यूजेनिक्स इसका मतलब क्या कि द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस थ्रू मेथड्स लाइक जर्म लाइन थेरेपी एंड जेनेटिक टेस्टिंग, ये सब करवा के हम फाइनली प्रिवेंट करवा रहे हैं या फिर उसको ट्रीट करवा रहे हैं. यूजुअली हम प्रिवेंट करवाते हैं या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि हम उसको, यस प्रिवेंट इज द करेक्ट वर्ड. यहाँ पे यूजेनिक्स में क्या होता है कि एक सिलेक्टिव ब्रीडिंग टेक्निक हम ह्यूमंस ने डेवलप की है या सिलेक्टिव मेटिंग के थ्रू, कि जहाँ पे हम जो पर्टिकुलर अच्छी जर्म लाइन है या अच्छे जो जर्म प्लाज्म है उसको वो कंटिन्यू करेगा, वेरेज सो कॉल्ड डिफेक्टिव जो जर्म प्लाज्म रहता है, जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे, डिफेक्टिव जर्म प्लाज्म जो रहता है उसको हम एलिमिनेट करवाते हैं. तो यहाँ पे यही क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है और क्लियर हो जाएगा. द नेगेटिव यूजेनिक्स अटेम्प्ट, नेगेटिव यूजेनिक्स में क्या करना है कि नेगेटिव यूजेनिक्स अटेम्प्ट टू एलिमिनेट द डिफेक्टिव जर्म प्लाज्म फ्रॉम द सोसाइटी, ठीक है.
एक पॉपुलेशन में से डिफेक्टिव, जो सो कॉल्ड डिफेक्टिव जर्म प्लाज्म है, जिसमें शायद डिजीजेस आ जाती है, इंक्लूड हो जाती है, इवन वीकनेसेस इंक्लूड हो जाती है, तो ये सारा कुछ चीज़ों को, ये जो सारा कुछ डिफेक्टिव जर्म प्लाज्म को डिलीट या एलिमिनेट करने के लिए, वो पॉपुलेशन में से एलिमिनेट करने के लिए कौन कौन से अप्रोचेज होंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट अडॉप्टेड, ठीक है, कौन कौन से अप्रोचेज होंगे और कौन कौन से इसमें से अप्रोच नहीं है। इसका मतलब क्या कि अगर मान लो कि एक कोई पर्सन वीक है, ऑल्दो ये अनएथिकल है, इतना एथिकल नहीं है, बट स्टिल अगर ये क्वेश्चन में पूछा गया है तो हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर कोई वीक है, अगर कोई पर्सन या ऑर्गेनिज्म या कोई भी एनिमल या हम ह्यूमंस भी, ह्यूमन की भी बात कर ले, अगर वो वीक है या डिफेक्टिव है, उसके पास ऐसा पोटेंशियल रिस्क है कि शायद वो जेनेटिकली कोई पर्टिकुलर इनहेरिट या पास ऑन करेगा जेनेटिक डिजीज को, बट उसको हमें रिड्यूस करवाना है या एलिमिनेट करवाना है, तो हमें कौन कौन से, आप सिर्फ ये मैंने बता दिया, आप सिर्फ अभी उसका पर्टिकुलर लॉजिक लगाने का ट्राई करो कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। नॉट अडॉप्टेड लिखा है क्वेश्चन में, तो कौन कौन से हम अडॉप्ट कर सकते हैं कि डिफेक्टिव जर्म प्लाज्म को इंक्रीज ना होने दे। तो स्टरिलाइजेशन, यस, स्टरिलाइजेशन हम अडॉप्ट कर सकते हैं कि अगर मान लो जैसे मैंने बोला कि कोई पर्सन है, उसको स्टरिलाइज कर दिया कि जिसके वो मतलब मान लो कि डिफेक्टिव है कोई भी तरीके से, ऑब्वियसली हमें नहीं बोलना चाहिए एथिकली ये चीज़ें, बट जस्ट क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में हम बोल रहे हैं कि स्टरिलाइजर, एक कोई डिफेक्टिव ऑर्गेनिज्म या एनिमल या ह्यूमन है, अगर उसको स्टरिलाइज करवा दिया तो वो फिर पास ऑन नहीं करेगा उसके जर्म प्लाज्म को, एंड देन फोर वो पास ऑन नहीं करेगा, तो यहाँ पे हमने एलिमिनेट करवा दिया, वो पॉसिबिलिटी एलिमिनेट करवा दी कि जर्म प्लाज्म का इंक्रीज होगा, ठीक है। कंट्रोल ऑफ इमिग्रेशन, ये भी सही है कि हम हमारी प्रोबेबिलिटी क्यों बढ़ाए, अगर बाहर से कोई भी बाहर के एनवायरनमेंट से या नीश से अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन या कोई भी आ रहा है, तो उसको हम प्रोबेबिलिटी, उसमें भी प्रोबेबिलिटी होगी डिफेक्टिव स्टॉक या वी कैन से डिफेक्टिव जर्म प्लाज्म की, तो हम वो प्रोबेबिलिटी क्यों इंक्रीज करवाएं, राइट। तो हम इमिग्रेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अर्ली मैरिज ऑफ दोज हैविंग डिजायरेबल स्ट्रेट, अब यहाँ पे डिजायरेबल ट्रेट में हम अर्ली मैरिज बोले, लेट मैरिज बोले, कुछ भी बोले, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये हम अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो भाई इसमें डिजायरेबल ट्रेट है, ये पर्सन में ये डिजायरेबल ट्रेट है, तो क्या मैं उसकी अर्ली मैरिज करवा दूँ, राइट। तो नो, दैट विल नॉट मेक मच डिफरेंस एज फार एज नेगेटिव यूजेनिक्स इज कंसर्न, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इज द करेक्ट, कि वो एक मेथड है कि जो अडॉप्ट नहीं किया गया। ओके, यस एवरीवन, 3 इज करेक्ट। प्रियंका, प्रतीक्षा, पिंकी, सुशील, यस करेक्ट, 3 इज करेक्ट। फोर्थ क्या है, सेक्सुअल सेपरेशन ऑफ द डिफेक्टिव। पहले ही जैसे मैंने बोला कि अगर स्टेरिलाइजेशन न हो और वो डिफेक्टिव जर्म प्लाज्म है उसको हमने सेपरेट ही कर दिया, देन ऑल्सो वी कैन एलिमिनेट दैट पर्टिकुलर फ्रॉम द जर्म प्लाज्म, ठीक है। ओके, यहाँ पे तो प्रीवियस क्वेश्चन में थर्ड ऑप्शन था। ये क्वेश्चन हम देखते हैं। इन द फर्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मेथड, अगेन बहुत ईजी है, सीक्वेंसिंग मेथड फॉर डी नोवो सीक्वेंसिंग इज यूज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पलेट विल गिव ऑप्टिमम रिजल्ट। डी नोवो सीक्वेंसिंग यूज की गई है, तो कौन कौन सा ऑप्टिमम रिजल्ट देगा? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, प्लाज्मिड डीएनए, पीसीआर प्रोडक्ट या जेनोमिक डीएनए? क्या होगा आंसर इसका? If a first generation sequencing method for de novo sequencing is used, which of the following template will give optimum results? तो फर्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मेथड ऑफ de novo sequencing में लार्ज कैपेसिटी, यहाँ पे 3 कैसे आएगा? ओके, कविता वर्मा बोल रहे हैं 3, बॉटनिकल स्टोर बोल रहे हैं 3, ऑप्शन 3 कैसे आएगा? पीसीआर प्रोडक्ट। इनफैक्ट पीसीआर प्रोडक्ट तो सबसे पहले एलिमिनेट होना चाहिए, पीसीआर प्रोडक्ट नहीं आएगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पलेट विल गिव, यहाँ पे ऐसा लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पलेट विल गिव ऑप्टिमम रिजल्ट्स? क्या होगा? क्वेश्चन टेक्निकली इतना सही भी नहीं है, बट हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि कौन सा यहाँ पे डी नोवो सीक्वेंसिंग में हम यूज कर सकते हैं फॉर द ऑप्टिमम रिजल्ट्स या क्लोनिंग के टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। प्लाज्मिड डीएनए नहीं होगा, पीसीआर प्रोडक्ट नहीं होगा, जीनोमिक डीएनए नहीं होगा। आंसर विल बी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। यूजुअली फर्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मेथड में यहाँ पे क्लोनिंग के टाइम, क्योंकि लार्ज जब हम
वी कैन से लार्ज जीनोम को जब हम क्लोन करते हैं, लार्ज डीएनए सीक्वेंसिंग को हम क्लोन करते हैं, तो वो क्लोनिंग सॉरी लार्ज डीएनए टेम्पलेट्स को जब हम क्लोन करते हैं या सीक्वेंस करते हैं, तो वो सीक्वेंसिंग के टाइम हमें उसको एक स्टेबली एक पर्टिकुलर टेम्पलेट या क्लोनिंग वेक्टर में हमें डालना रहता है, एंड दैट विल बी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है कि इफ अ फर्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मेथड अगर वो यूज़ किया गया है, तो उसमें से एज अ क्लोनिंग वेक्टर या जो टेम्पलेट को स्टेबली कंजर्व करके रखे, तो दैट विल बी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि वो एक हाई कैपेसिटी वेक्टर है, आइदर बैक होता है या फिर यैक हम यूज कर सकते हैं, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अब बताइए क्या आएगा। ये यहाँ पे RFLP है, ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, RFLP यहाँ पे क्वेश्चन में है। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग RFLP एंड RAPD? नॉट करेक्ट पूछा है, सो व्हाट विल बी द ऑप्शंस हियर? करेक्ट ऑप्शन हियर, which statement is not correct regarding RFLP and RAPD? Species specific primers are required for RAPD. RAPD का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। RFLP का क्या है? रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? हमें नॉट करेक्ट ढूंढना है। ठीक है, तो स्पीसीज स्पेसिफिक प्राइमर्स आर रिक्वायर्ड फॉर RAPD, क्या ये सही है? फर्स्ट, क्या सही है? यस, क्या ये सही है? बोलिए। स्पीसीज स्पेसिफिक प्राइमर्स आर रिक्वायर्ड फॉर RAPD, क्या ये सही है? नाम में ही है रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। अगर ये रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए है, तो व्हाट विल बी द आंसर? नॉट करेक्ट लिखा है, तो ऑब्वियसली RAPD में हम रैंडम प्राइमर्स यूज करेंगे, 10 to 12 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड जो बोलते हैं, वो प्राइमर्स हम यूज करेंगे रेदर देन स्पीसीज स्पेसिफिक। RAPD में हम स्पीसीज स्पेसिफिक प्राइमर यूज नहीं करते, हम रैंडम प्राइमर्स यूज करते हैं, और अगर हम नाम में ही है रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। ठीक है, तो ये सही नहीं है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया नॉट करेक्ट, बट हम दूसरा भी देखते हैं। RFLP इज मोर रिलायबल देन RAPD, क्या ये सही है? तो हाँ, ये सही है। RFLP जिसको वो टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोड्यूसिबिलिटी बोलते हैं वो टर्म को हम। RFLP जो है वो हमेशा ज़्यादा रिप्रोड्यूसिबिलिटी देगा कंपेयर टू RAPD। क्यों? क्योंकि RAPD जो है वो शायद एक बार को एक पैटर्न देगा, वेयरएज RAPD शायद दूसरी तरफ दूसरा पैटर्न देगा। ठीक है, तीसरी बार हम उसको RAPD को वही सेम प्रोसीजर दे, तो 10 to 12 न्यूक्लियोटाइड प्राइमर है, तो वो कहीं और जाके बाइंड हो जाएगा। तो RAPD की रिप्रोड्यूसिबिलिटी, इसका मतलब कि रिप्रोड्यूसिव मतलब क्या कि एक टेस्ट को अगर हम रिपीट करें तो क्या वही रिजल्ट हमें मिलता है, उसको हम रिप्रोड्यूसिबिलिटी बोलते हैं। तो हाँ, RFLP रिप्रोड्यूसिबल है, वेयरएज RAPD बहुत कम रिप्रोड्यूसिबल है। इसका मतलब ज़्यादा रिलायबल कौन सा है? तो ज़्यादा रिलायबल जिस पे हम ट्रस्ट कर सके, तो भाई हमें RFLP अगर हमें मिला तो जिस पे हम ट्रस्ट ज़्यादा कर सके, तो RFLP ज़्यादा रिलायबल है। ठीक है, तो यस, ये करेक्ट है, ये फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? एज कंपेयर टू RFLP RAPD इज क्विकर मेथड, ऑब्वियसली ये भी सही है। RAPD कितना क्विक है? RAPD में हमें क्या करना है? रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक, जिसमें हमें PCR बेस्ड है, ये सिर्फ थोड़े आवर्स का ही एक काम है। वेरएज RFLP में क्या करना रहता है? पहले तो रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करवाओ, उसके 1-2 घंटे लगेंगे, फिर उसको सघन ब्लॉटिंग करवाओ, सॉरी इलेक्ट्रोफोरेसिस कराओ, फिर सघन ब्लॉटिंग करवाओ। सघन ब्लॉटिंग जब हम करेंगे, उसकी वजह से ये पूरा ओवरनाइट चला जाएगा, तो 12 आवर्स, 8 to 12 आवर्स जो लगता है, या 14 आवर्स लगता है, तो बहुत ही लॉन्ग प्रोसीजर है RFLP। RAPD PCR बेस्ड है, तो ऑब्वियसली वो क्विक मेथड है। व्हाट अबाउट फोर्थ? इन RAPD रेडियो एक्टिव प्रोब्स आर नॉट रिक्वायर्ड। RAPD में भी रेडियो एक्टिव प्रोब्स तो रिक्वायर्ड होंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे यूज़ करना है। आप कोई भी अच्छा सा RAPD का रिव्यू आर्टिकल पढ़ो, रेडियो एक्टिव प्रोब्स यूज़ होता है। इनफैक्ट वहाँ पे पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी हम करवाते हैं। तो यस, ये भी फॉल्स है। इसका मतलब यहाँ पे दोनों ऑप्शन आएंगे, और इसलिए यहाँ पे RPSC में ये स्टार दिया गया है, ये क्वेश्चन को स्टार दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन को दोनों ऑप्शंस आएंगे।
species specific primers are required for RAPD as well as RAPD radioactive probes are not required. RAPD में भी radioactive probes require होते हैं and RAPD में species specific probes primers नहीं यूज होते. दोनों फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे है, इसलिए ये क्वेश्चन को स्टार दिया गया है. तो जिन्होंने भी फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन, यस रिशु फोर्थ भी सही है, बॉटनिकल स्टोर फर्स्ट भी सही है, बट फोर्थ भी आएगा. ओके, तो ये स्टार है. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है. द जीन ट्रांसफर टेक्निक विच इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ फैटी बबल, यहाँ पे अभी दे भी दिया है डायग्राम में. फैटी बबल टू कैरी अ जीन इनटू सोमेटिक सेल इज व्हाट, क्या आएगा? जीन ट्रांसफर टेक्निक विच इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ फैटी बबल टू कैरी अ जीन इनटू अ सोमेटिक सेल इज माइक्रो इंजेक्शन, पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट, इलेक्ट्रोपोरेशन या फिर लाइपोसोम ट्रांसफर. क्या होगा? फैटी बबल, या एक हम बोल सकते हैं लिपिड का जो एक लेयर रहता है वो. क्या होगा इसका आंसर? ऑब्वियसली लाइपोसोम ट्रांसफर. व्हाट विल बी द आंसर हियर? लाइपोसोम ट्रांसफर होगा. यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, यस कविता, आरएपीडी में भी रेडियो एक्टिव प्रोब रिक्वायर्ड है, तो इसलिए जो प्रीवियस जो था इसमें यहाँ पे नॉट करेक्ट दिया था, बट फोर्थ जो है वो भी नॉट करेक्ट है एंड फर्स्ट ऑप्शन भी नॉट करेक्ट है, तो यहाँ पे दोनों आएंगे. ठीक है, यस उषा करेक्ट. फोर्थ ऑप्शन लाइपोसोम ट्रांसफर. लाइपोसोम ट्रांसफर बहुत ही इजी है. नेक्स्ट, cDNA लाइब्रेरी कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे थोड़े टाइपिंग मिस्टेक है, मैं वो करेक्ट कर देता हूँ. ओके, यहाँ पे क्लोन्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स इन अ वेक्टर सिस्टम. ठीक है, अभी आप बोलो कौन सा सही रहेगा. cDNA लाइब्रेरी कंसिस्ट ऑफ व्हाट? इट कंसिस्ट ऑफ अ डेटाबेस ऑफ जीन सीक्वेंसेस फ्रॉम एन ऑर्गेनिजम्स जीनोम, अ कैटलॉग ऑफ कमर्शियली अवेलेबल डीएनए प्रोब्स. यस करेक्ट स्नेहा, करेक्ट कविता, फोर्थ सही है. क्या रहेगा? A catalog of commercially available DNA probes, या फिर collection of vector DNA cleaved by restriction nuclease, या collection of cloned DNA fragments in a vector system. What will be the answer here? cDNA लाइब्रेरी में क्या होगा? डेटाबेस ऑफ जीन सीक्वेंसिंग, नहीं ये गलत है. जीन सीक्वेंसेस ये नहीं आएगा. अ कैटालॉग ऑफ कमर्शियली अवेलेबल डीएनए प्रोब्स, ये भी नहीं आएगा. अ कलेक्शन ऑफ वेक्टर डीएनए क्लीव्ड बाय रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस, नहीं. इसका मतलब क्या है? वेक्टर कलेक्शन ऑफ वेक्टर डीएनए क्लीव्ड बाय रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस, तो वो क्या पूरा जो डीएनए है वो क्या लीनियर बन जाएगा रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस के एक्शन की वजह से. थर्ड भी नहीं आएगा. व्हाट अबाउट फोर्थ? कलेक्शन ऑफ क्लोन्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स इन अ वेक्टर सिस्टम. ठीक है, बैक में जैसे मैंने बोला बैक ये जो हम यूज करते हैं, इवन कॉस्मिड्स यूज करते हैं हम. कॉस्मिड्स एंड बैक जो है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, वो कॉमनली यहाँ पे यूज होते हैं टू जनरेट अ cDNA लाइब्रेरी, जहाँ पे इट इज द कलेक्शन ऑफ क्लोन्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स इन अ वेक्टर सिस्टम. यस करेक्ट उषा, करेक्ट प्रियंका, यस वेरी गुड, करेक्ट इफ्तिकार, कविता, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आएगा. नेक्स्ट देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन वापस पूछा है ये डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या फिर हम अप्लाइड बायोलॉजी से हम बोले तो. विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड टू सिलेक्ट जीन्स ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम अ जीनोमिक लाइब्रेरी? क्या होगा? यूज्ड टू सिलेक्ट जीन्स फ्रॉम अ जीनोमिक लाइब्रेरी. जीन्स ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? जीन टारगेट्स, नहीं. डीएनए प्रोब्स, यस डीएनए प्रोब्स आएगा. क्लोनिंग वेक्टर्स एंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम एक जीनोमिक लाइब्रेरी से कोई हमारा डिजायर्ड जो जीन है या जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हम सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या क्लोनिंग वेक्टर्स नहीं होगा. सबसे अप्रोप्रिएट या सबसे सेंसिबल आंसर क्या होगा? डीएनए प्रोब्स. जो डीएनए प्रोब्स हम हाइब्रिडाइज करवाएंगे उससे हम हमारा डिजायर्ड जीन सिलेक्ट कर पाएंगे. जहाँ पे भी वो हाइब्रिडाइज होगा वहाँ पे हमें सिग्नल देखने को मिलेगा एंड दैट विल बी द that will actually be the our gene of interest. ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड इज द करेक्ट. यस करेक्ट, बॉटनिकल स्टोर, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. सेकंड आएगा. इफ्तिकार 3 नहीं आएगा. प्रियंका वर्मा 4 भी नहीं आएगा. क्लोनिंग वेक्टर्स या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम सिलेक्ट कैसे करेंगे? हमारे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको सिलेक्ट करना है. इतने सारे पूल जो है, इतना सारा लाइब्रेरी में से हमें एक बुक निकालनी है या एक जीन निकालना है, तो वो हम हाइब्रिडाइजेशन से करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर नहीं आएगा. ओके, नेक्स्ट
अगेन यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी से पूछा है, आरडीटी से। व्हाट एक्स्ट्रा सीक्वेंसेस आर फाउंड इन एक्सप्रेशन वेक्टर्स दैट आर नॉट फाउंड इन टिपिकल क्लोनिंग वेक्टर्स। एक्सप्रेशन वेक्टर में ऐसा क्या है एक्स्ट्रा की जो क्लोनिंग वेक्टर्स में नहीं है, ये यहाँ पे ये पूछा है। एक्सप्रेशन वेक्टर्स में ऐसा क्या होता है, सीक्वेंसेस कौन सी होती है कि जो क्लोनिंग वेक्टर्स में नहीं होती। रेप्लिकेशन ऑफ एनर्जी तो रेप्लिकेशन ऑफ ओरिजिन तो दोनों में होती है, यस। साइट ऑफ रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस क्लीवेज, ये भी ऑब्वियसली दोनों में होगा। सिलेक्टेबल मार्कर लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये भी दोनों में होगा। सीक्वेंसेस दैट डायरेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रोटीन, कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, आप सिर्फ नाम से पता लगा सकते हो। एक्सप्रेशन वेक्टर्स की मतलब ऐसे वेक्टर्स की जो प्रोटीन को एक्सप्रेस भी करवाते हैं, रेदर देन सिर्फ जीन को वो वहाँ पे स्टेबली रखने की जगह प्रोटीन को एक्सप्रेस भी करवाते हैं। अगर वो प्रोटीन को एक्सप्रेस करवाए, इसका मतलब कि उसके पास प्रमोटर सीक्वेंस होना चाहिए, उसके पास राइबोसोम बाइंडिंग साइट सीक्वेंस होना चाहिए, राइट। या तो खास करके स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होना चाहिए, राइबोसोम बाइंडिंग साइट होनी चाहिए, एंड ऑब्वियसली ओरिजिन जो रहता है वो सीक्वेंस भी होनी चाहिए। ओके, तो प्रमोटर में फिर उसके ऑपरेटर एलिमेंट्स, उसके रिप्रेसर एलिमेंट्स, जो भी हम माने उसका रेगुलेटरी एलिमेंट इन शॉर्ट हम बोले, और उसके साथ साथ ऑब्वियसली टर्मिनेटर सीक्वेंसेस भी होने चाहिए। तो यहाँ पे सीक्वेंसेस दैट डायरेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी, तो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। उषा सही है, फोर्थ ऑप्शन सही नहीं आएगा। सिलेक्टेबल मार्कर्स तो क्लोनिंग वेक्टर्स में भी हम रख सकते हैं, हम एक्सप्रेशन वेक्टर्स दोनों में हम रख सकते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स को। यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक्सप्रेशन वेक्टर में मिलती है बट क्लोनिंग वेक्टर में नहीं मिलती, तो ऑब्वियसली सीक्वेंसेस दैट डायरेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रोटीन। और उसके लिए हमें उसको ट्रांसक्रिप्शन तो करवाना पड़ेगा। ट्रांसक्रिप्शन करवाने के लिए एक बार ट्रांसक्रिप्शन हमने करवा दिया, फिर ट्रांसलेशन तो होगा ही, राइट। तो यहाँ पे प्रमोटर, राइबोसोम बाइंडिंग साइट एंड टर्मिनेटर सीक्वेंसेस होने ही चाहिए। ओके, सो ये क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक डबल सॉरी हाँ, यहाँ पे हाउ मेनी पोटेंशियल ओपन रीडिंग फ्रेम्स आर प्रेजेंट इन अ डीएनए सीक्वेंस। डीएनए सीक्वेंस की बात करें तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। तो एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए सीक्वेंस में, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल अगर बोल दूं, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, तब तक आप आंसर करें क्या होगा इसका आंसर। हाउ मेनी पोटेंशियल ओपन रीडिंग फ्रेम्स आर प्रेजेंट इन अ डीएनए सीक्वेंस, व्हाट विल बी द आंसर। टी ए जी सी, टी जी ए जी सी, यस, क्या हो सकता है। राजेंद्र आप ये चैनल पे बने रहिए, हम मैथमेटिक्स की क्लास जल्द ही लाएंगे। जो भी एक पर्टिकुलर एक जो हमें शेड्यूल बना के रखा है वो आप हमारे चैनल पे होम पेज पे देख सकते हो। चैनल के होम पेज पे जहाँ पे हमने एडवांस में एक वीक का शेड्यूल दे रखा है, तो वहाँ पे होगा ही। अगर मैथमेटिक्स का क्लास होगा तो वहाँ पे दिखेगा, नहीं तो फिर नियर फ्यूचर में हम देंगे। यस, क्या आएगा। ओके, सारे ऑलमोस्ट सारे बोल रहे हैं 4, वेरस गौरव ने आंसर दिया है 6। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन मोर देन 6, वेरस गौरव ने आंसर दिया है 6। तो यहाँ पे सिर्फ गौरव ही सही है, 6 इज द करेक्ट। पता नहीं आप लोगों ने मोर देन 6 क्यों बोल दिया, मोर देन 6 कैसे आएगा ओपन रीडिंग फ्रेम में। अगर पोटेंशियल ओपन रीडिंग फ्रेम अगर यहाँ से हमने स्टार्ट की मान लो, तो एटीसी ट्रिपलेट रहेगा, फिर एटीसी के बाद कौन सा रहेगा, जीएसी ट्रिपलेट रहेगा, और फिर टीसीजी ट्रिपलेट रहेगा। ठीक है, मान लो हमने यहाँ से स्टार्ट की, 1 से स्टार्ट की। दूसरा हम ओपन रीडिंग फ्रेम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, दूसरा हम स्टार्ट कर सकते हैं टीसीजी से। हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया टीसीजी से, फिर एसीटी से, और फिर जो भी सीजी समथिंग जो भी रहेगा, ठीक है, उससे हमने स्टार्ट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे ये 2 हो गया। तीसरा हम कैसे ओपन रीडिंग फ्रेम स्टार्ट कर सकते हैं, तो तीसरा हम कर सकते हैं यहाँ पे
CGA से CT, C से एंड फाइनली G से जो भी रहेगा पर्टिकुलर वो। तो यहाँ पे ये तीसरा आ गया, ठीक है। तो ये एक ओपन रीडिंग फ्रेम हो गया। व्हाट अबाउट ऑपोजिट साइड? अब हमें सिर्फ यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सीक्वेंस की बात की गई है, ठीक है। अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सीक्वेंस की यहाँ पे बात की गई है तो हम ये 5 प्राइम ले या ये 5 प्राइम ले, दोनों में से कोई भी हम ले सकते हैं। तो सेम चीज़ जो हमने यहाँ पे अप्लाई की थी, क्यों हम फर्स्ट में हम फोर्थ नहीं ले सकते? क्योंकि ATC के बाद जैसे ही हम GAC लेना स्टार्ट करेंगे, वो तो इनिशियली फर्स्ट ओपन रीडिंग फ्रेम था, वहीं से ही फोर्थ ओपन रीडिंग फ्रेम स्टार्ट हो जाएगा। उसका मतलब वो सेम ही है, वो जो ओपन रीडिंग फ्रेम का जो पोजीशन है वो फर्स्ट के जैसा ही है फोर्थ का। इसलिए एक जो स्टैंड है उसके ऊपर 3 ओपन रीडिंग फ्रेम्स आएंगे। और यहाँ पे क्या रहेगा, दूसरे जगह पे भी आप देखो सेम चीज़ होगी, सेम चीज़ होगी। यहाँ पे भी एक आएगा ये पर्टिकुलर CGA, GTC या फिर GAT, ये हुआ एक। दूसरा कौन सा रहेगा? GAG, TCG, करेक्ट, ये होगा दूसरा। एंड फाइनली तीसरा कौन सा रहेगा? तो तीसरा रहेगा AGT वाला। तो ये जो कोडॉन्स के हिसाब से यहाँ पे एक स्टैंड पे 3 और दूसरे स्टैंड पे हम 3 ओपन रीडिंग फ्रेम्स बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ही हम चौथा बनाने का ट्राई करें, वो एक्चुअली फर्स्ट के साथ ही कोइंसाइड हो रहा है, तो 3 ही ऑप्शन हम करवा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली 3 एक स्टैंड पे और दूसरे स्टैंड पे भी 3, तो आंसर विल बी 6। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? यस उषा, डबल स्टैंडर्ड है तो यहाँ पे 6 है, ठीक है। ओके, देखो वापस बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे ही। क्या है इसका आंसर? द वेक्टर्स कॉमनली नीड फॉर सीक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम आर, क्या रहेगा? क्या रहेगा? यस राजेंद्र, किसका रिप्लाई? आपने कौन सा क्वेश्चन पूछा है? ओके, यहाँ पे क्वेश्चन हम देखते हैं। द वेक्टर्स कॉमनली नीड फॉर सीक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम्स आर YAC, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, या फिर प्लाज्मिड, या फिर CMV वेक्टर्स, या फिर M13 वेक्टर्स। व्हाट विल बी द आंसर ईयर? बहुत ही ईजी है, क्या आएगा? बॉटनिकल स्टोर 4 कैसे? और 4 में भी आपने क्वेश्चन मार्क दिया। क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ या क्वेश्चन आप पूछ रहे हो? आपको आंसर देना है। ओके, मनीषा ने 3 बोला एंड देन फाइनली मनीषा ने वापस 4 चेंज करके 4 बोल दिया। ओके, यहाँ पे ह्यूमन जीनोम की बात है तो ये दिमाग में रखो कि बहुत ही बड़े बड़े सीक्वेंसेस होंगे, उसको हम रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट करवाएंगे, फिर भी सीक्वेंसेस या फ्रेगमेंट्स की साइज होगी वो बहुत ही बड़ी होगी। तो व्हाट विल बी द आंसर हियर? यस उषा, करेक्ट, फर्स्ट आएगा। येक एंड बैक, या फिर हम बैक भी बोल सकते हैं, ये दोनों हाई कैपेसिटी वेक्टर्स होते हैं। ये हाई कैपेसिटी वेक्टर्स है तो वो जो भी बड़े ह्यूमन जीनोम्स, सॉरी जो भी बड़े जीनोम्स रहेंगे, वो बड़े जीनोम्स की जो साइज रहेगी उसके फ्रेगमेंट कम होने चाहिए, और उनका वी कैन से क्लोनिंग नंबर जो है वो कम होना चाहिए। तो वो क्लोन नंबर या नंबर ऑफ क्लोन्स कम करने के लिए यहाँ पे हमें हाई कैपेसिटी वेक्टर्स यूज करने हैं, जैसे कि येक एंड बैक। इसका मतलब ह्यूमन जीनोम जो कि 3 × 10⁹ बेस पेयर्स का है, अगर उसको हम ज़्यादा फ्रेगमेंट कर देंगे, बहुत ही छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में करेंगे तो हज़ारों फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे, हज़ारों क्या लाखों फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे। अगर लाखों फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे तो क्या हम इतने ही पर्टिकुलर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को हम ठीक से संभाल पाएंगे एक जीनोमिक लाइब्रेरी में? तो हमें क्या अप्रोच लेना है? हमें हाई कैपेसिटी वेक्टर्स यूज़ करने हैं कि हम छोटे फ्रेगमेंट्स की जगह वो बड़े फ्रेगमेंट्स को क्लोन करें, वो बड़े फ्रेगमेंट्स को यहाँ पे कंजर्व करके रखें। तो इसलिए YAC एंड बैक यूज होगा। यस करेक्ट, फर्स्ट इज द आंसर, YAC विल बी द आंसर, जो कि अराउंड वी कैन से 500 KB से लेके 1.5 MB तक, 1.5 मेगा बेस पेयर्स, उतना वो DNA कैरी कर सकता है, ठीक है। ओके, राजेंद्र ने पूछा है कि सेल सिग्नलिंग के लिए कौन सी बुक पढ़े, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आल्बर्ट लॉडिश, कार्प या कूपर? देखो राजेंद्र, यहाँ पे अगर आप ये पर्टिकुलर एग्जाम की बात कर रहे हो
तो आपको पता है कि सेल सिग्नलिंग के रिलेटेड कौन कौन सा लेवल पूछा जाता है, तो आप क्यों इतने हाई लेवल के बुक्स के ऊपर डिपेंड हो रहे हो। अगर आप सेल सिग्नलिंग की बात करो तो उसके लिए मैं लॉडिश बोलूँगा। लॉडिश 5th एडिशन में बहुत ही बढ़िया डायग्राम्स है। लॉडिश के साथ साथ अल्बर्ट्स, ब्रूस अल्बर्ट्स एंड लॉडिश, वो बहुत ही बढ़िया डायग्राम्स देता है। ऑल्दो कार्प एंड कूपर दोनों भी सेल बायोलॉजी के लिए है, बट मेरा पर्सनल फेवरेट अगर मैं बोलूँ तो लॉडिश रहेगा, क्योंकि लॉडिश 5th एडिशन में बहुत ही बढ़िया डायग्राम दिया है और बहुत ही बढ़िया तरीके से उसमें एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो अगर सेल सिग्नलिंग की बात करें तो मैं या तो अल्बर्ट्स बोलूँगा या तो फिर लॉडिश बोलूँगा। ठीक है, बाकी इन जनरल सारे के सारे अगर किसी में भी आप पढ़ोगे तो सभी के सभी सही ही रहेंगे। ठीक है, अच्छा आप नेट की बात कर रहे हो तो भी अगेन आप अल्बर्ट एंड लॉडिश भी आप रिफर कर सकते हो। अल्बर्ट एंड लॉडिश दोनों आप रिफर कर सकते हो। ठीक है, ओके, अब हम ये इसकी बात करें। अच्छा, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आप आंसर भी देने लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स चेन टर्मिनेटर्स, डीजनरेटेड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, वीएनटीआर लोसा या फिर आरएफएलपी। क्या रहेगा? ओके, कविता वर्मा ने 3 बोला है, गौरव ने 3 बोला है। ऑप्शन 3 वीएनटीआर लोसाई। आरएफएलपी क्यों नहीं आएगा? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम आरएफएलपी से तो करते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन क्यों नहीं आएगा? ओके, शायद जब भी वो पर्टिकुलरली जब ये डिस्कवर हुआ था तब लालजी सिंह ने, ठीक है, वीएनटीआर लोसा यूज़ किया था, डॉक्टर लालजी सिंह ने, बट यहाँ पे आरएफएलपी भी आ सकता है ना, और एक्चुअली आता भी है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस आएंगे 3 एंड 4। ठीक है, और इसीलिए ये आरपीएससी में ये क्वेश्चन को स्टार दिया गया है। ओके, आरपीएससी में ये क्वेश्चन को स्टार दिया गया है क्योंकि 3 एंड 4 दोनों आंसर यहाँ पे आएंगे। यस, तो जिन्होंने भी 3 बोला सही है, तब भी उनको मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, बट वेयर 3 एंड 4 आर बोथ आर करेक्ट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स does not have an impact on function of the molecule, depends on the complementary base pairing, can be described as interactions between portion of the backbone of the molecule, is generated by covalent bonding between section of RNA molecules। क्या होगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर पूछा है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो तुरंत ही हमारे दिमाग में टीआरएनए आ जाएगा। करेक्ट? यस, टीआरएनए आ जाएगा हमारे उसमें। तो क्या होगा? does not have an impact on function of the molecule। secondary structure of RNA molecules does not have an impact on the function of molecule। obviously वो impact तो करेगा। secondary अगर RNA primary structure जो है linear, क्या linear का सेम फंक्शन होगा कि जो secondary, मतलब कि complementary base pairing वो कर रहा है, ऐसे अगर ऐसे complementary base pairing कर रहा है वो, क्या उसका सेम फंक्शन होगा कि जो वो linear होता है, या इवन टर्शरी स्ट्रक्चर वो बताएगा क्लोवर लीफ वाला। ठीक है, तो डज नॉट ये तो नहीं आएगा। डिपेंड्स ऑन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, राइट, इंटरनल कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जो होती है वो सही आंसर है। यस, करेक्ट पुनीत। कैन बी डिस्क्राइब्ड एज इंटरेक्शंस बिटवीन पोर्शंस ऑफ द बैकबोन ऑफ द मॉलिक्यूल, नहीं, पोर्शंस ऑफ द बैकबोन ऑफ द मॉलिक्यूल ये नहीं आएगा इसका आंसर। एंड इज जनरेटेड बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग भी यहाँ पे बिटवीन सेक्शंस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल ना, यहाँ पे 4 नहीं आएगा। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्यों सभी बोल रहे हो? 4 नहीं आएगा यहाँ पे। कोवेलेंट बॉन्डिंग बिटवीन सेक्शन ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल कैसे आएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, कोवेलेंट कैसे हो रही है? यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो रही है। आप एग्जांपल ले लो आरएनए, एमआरएनए, सॉरी टीआरएनए का ले लो, आरआरएनए का ले लो। यहाँ पे टीआरएनए या आरआरएनए जब भी आपने उसके डायग्राम्स देखे होंगे, वहाँ पे इंटरनल बेस पेयरिंग हो रही है। इंटरनल बेस पेयरिंग या सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो रही है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से हो रही है, ना कि कोवेलेंट बॉन्ड्स की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे 3 एंड 4 नहीं आएगा जो कि कोवेलेंट बॉन्ड में आता है, वेयर सेकंड आएगा डिपेंड्स ऑन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। ठीक है, यस, करेक्ट सुमित्रा, करेक्ट निकी चौहान, सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन वापस पूछा है टेक्निक से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग इज करेक्ट? प्रोटीन सेपरेटेड बाय आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग कैन बी टेस्टेड फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। Proteins separated by isoelectric focusing cannot be tested for biological activity. The separation of proteins by isoelectric focusing is only based on size। ये तो हम देख के ही एलिमिनेट कर देंगे।
आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग में सेपरेशन बेस्ड ऑन साइज तो होगा नहीं, ये तो हमने तुरंत ही एलिमिनेट कर दिया। द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन बाय आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग इज ओनली बेस्ड ऑन चार्ज, ये भी हमने तुरंत एलिमिनेट कर दिया, ओनली बेस्ड ऑन चार्ज नहीं होगा, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ नहीं आएगा। चलो अब बोलो फर्स्ट एंड सेकंड में से क्या आएगा। बॉटनी का स्टोर फोर्थ कैसे आएगा, चार्ज के बेसिस पे नहीं होता है, उषा चार्ज के बेसिस पे नहीं होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पे होता है, जहां पे न्यूट्रल चार्ज होता है। दैट डजंट मीन कि हम उसके चार्ज के बेसिस पे करें। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग। यहाँ पे हमारा मेन सेपरेशन क्या है, उसका चार्ज नहीं बट उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अगर हम PI4 और PI5 के बीच में हम सेपरेट कर पा रहे हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है, अगर प्रोटीन A और प्रोटीन B को हम सेपरेट कर पा रहे हैं, हम उसको चार्ज के बेसिस पे कैसे सेपरेट कर पाएंगे। हमें क्या पता चलेगा अगर उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, 1 नेगेटिव चार्ज है, या 3 नेगेटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है। अगर 2 प्रोटीन मतलब कि अगर A और B प्रोटीन सेपरेट हो रहा है तो किसके बेसिस पे हो रहा है, वो उसके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पे हो रहा है, ना कि चार्ज के बेसिस पे, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन नहीं आएगा। अगर प्रोटीन A प्रोटीन B के सेपरेशन दोनों हो रहे हैं तो दोनों रिजॉल्व किसके बेसिस पे हो रहे हैं, कि दोनों आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पे। तो कौन सा आएगा फिर, यस फर्स्ट, यस करेक्ट। अभी सही है सभी का, निकी चौहान, गौरव, प्रिया, कविता, प्रीति, सही है। यस प्रियंका, मुस्कान, सही है। प्रोटीन सेपरेटेड बाय आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग कैन बी टेस्टेड फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। यहाँ पे हम उसको डीनेचर नहीं करा रहे हैं, हम उसको SDS ट्रीटमेंट, बीटा मर्केप्टोइथेनॉल ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट, हम कुछ नहीं करवा रहे हैं, हम जस्ट उसको सेपरेट करवा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो यहाँ पे वो डिग्रेड नहीं होंगे, सॉरी वहाँ यहाँ पे वो डीनेचर नहीं होंगे, उसके डीनेचर नहीं होंगे, तो फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि ओके यहाँ पे हम उसको वापस रिट्रीव या आइसोलेट करके फाइनली उसको बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी टेस्ट कर सकते हैं। वेयरएज अगर पॉलीक्रिलमाइड SDS पेज होता, SDS पॉलीक्रिलमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता, तो यहाँ पे वो फिर बायोलॉजिकल एक्टिविटी उसमें हम टेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो पूरा डीनेचर हो जाता उसके प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। ओके ओके, अब ये क्वेश्चन आप देखिए क्या होगा। द इक्विलिब्रियम मेथड दैट कैन बी यूज्ड टू एक्यूरेटली डिटरमाइन DNA प्रोटीन डिसोसिएशन कांस्टेंट इज, क्या होगा। साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, फूट प्रिंटिंग, EMSA दैट इज इलेक्ट्रोमोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे, या फिर क्रोमेटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन। इक्विलिब्रियम मेथड दैट कैन बी यूज्ड टू एक्यूरेटली डिटरमाइन DNA प्रोटीन डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसका मतलब कि DNA प्रोटीन इंटरेक्शन की यहाँ पे हम स्टडी करेंगे, DNA प्रोटीन इंटरेक्शंस को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। अगर हम DNA प्रोटीन इंटरेक्शंस को यहाँ पे स्टडी करेंगे तो व्हाट विल बी द आंसर हियर। फर्स्ट आएगा साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, सेकंड आएगा फूड प्रिंटिंग, थर्ड इज द EMSA, या फिर फोर्थ इज द क्रोमेटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन, इसको हम चिप बोलते हैं, वो क्या होगा। यस DNA प्रोटीन डिसोसिएशन की बात की गई है, तो अभी आप ओके निकी ने बोला है 3, मुस्कान ने बोला है 4, राइट। व्हाट विल बी द आंसर हियर, ऋषु ने बोला है 2 फूड प्रिंटिंग, एक ने बोला है EMSA, एक ने बोला है क्रोमेटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन, कौन सा आएगा। ओके 3 4 ज़्यादा बोल रहे हैं। पहले तो ये बता दो, ये जो अगेन RPSC में ये जो क्वेश्चन है वो भी स्टार दिया गया है, इसका मतलब एक से ज़्यादा इसके आंसर्स है, ये MCQ की जगह MSQ हो गया, इसको स्टार दिया गया है। तो जो लोग भी 2 या 3 बोल रहे हैं वो सही है। यहाँ पे DNA प्रोटीन इंटरेक्शंस को सबसे कॉमनली EMSA, और EMSA ही एक फूड प्रिंटिंग का EMSA ही एक यहाँ पे है, राइट। निकी माइक्रोवेरे कैसे आएगा, माइक्रोवेरे कैसे आएगा, वो तो ट्रांसक्रिप्टोमिक्स में आता है, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स में उसको क्या हम प्रोटीन DNA इंटरेक्शंस में हम यूज़ करते हैं माइक्रोवेरे को, यस। ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस के लिए हम करते हैं ना, लार्ज जब हम थाउजेंड्स ऑफ जीन एक साथ हमें देखने होते तो हमें जीन यहाँ पे देखने हैं तो DNA इंटरेक्शन आएगा, DNA प्रोटीन इंटरेक्शन नहीं आएगा। बट एनीवेज यहाँ पे ये जो 4 दिए गए हैं, अगर EMSA की बात करें, EMSA तो यूजुअली DNA प्रोटीन इंटरेक्शंस में यूज होता ही है, बट फूड प्रिंटिंग यहाँ पे DNA फूड प्रिंटिंग दिया है, वो भी एक टाइप है, EMSA जो है वो फूड प्रिंटिंग का ही टाइप है।
तो इसलिए सेकंड थर्ड दोनों आएगा, तो यहाँ पे इसलिए ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसको स्टार दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, आइसोलेशन ऑफ आरएनए इज डिफिकल्ट ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू डिग्रेड क्विकली। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर आरएनए बीइंग अनस्टेबल। अब यहाँ पे हम, ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है यार आरएनए अनस्टेबल है, तो मैं उसका केमिकल भूल गया क्या है, क्या उसके पास 2 प्राइम हाइड्रोजन होता है, 2 प्राइम OH होता है, क्या होता है, ये मान लो कि सारी चीजें भूल गए, बट आप ऑप्शंस देखो, प्रेजेंस ऑफ आरएनए इज नेगेटिव चार्ज ऑफ आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड नेचर ऑफ आरएनए, या फिर स्टेबिलिटी ऑफ आरएनए एट हाई टेम्परेचर। अगर आरएनए हाई टेम्परेचर पे स्टेबल है तो वो डिग्रेड नहीं होगा क्विकली। अगर सिंगल स्ट्रैंड नेचर आरएनए का है, that is also not the correct reason for the we can say instability. RNA सिंगल स्टैंडर्ड है, वो उसका करेक्ट रीजन नहीं है। अगेन प्रिया, वी कैन से यहाँ पे नहीं आएगा, राइट। सेकंड, नेगेटिव चार्ज ऑफ आरएनए, वो तो डीएनए में भी नेगेटिव चार्ज है, तो वो आरएनए क्यों ज़्यादा अनस्टेबल हो गया। बट यहाँ पे डिग्रेड किसकी वजह से होगा, प्रेजेंस ऑफ आरएनए। राजेंद्र, राम राम, राजेंद्र मौर्य, राम राम, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज ऑफ आरएनए, वो तो डीएनए में भी है। सिंगल स्टैंडर्ड नेचर ऑफ आरएनए, नहीं, सिंगल स्टैंडर्ड नेचर ऑफ आरएनए इज नॉट एक्चुअली द रीजन कि वो अनस्टेबल होता है, बट डिग्रेड क्या हो जाएगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आरएनएज, ठीक है। तो आप ऑप्शंस भी देखोगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि अच्छा कौन सा यहाँ पे होगा, ओके। नेक्स्ट, यस एवरीवन करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट, विच प्रोसेस इज यूज्ड in an expression vector to increase yield of recombinant protein synthesis, increase yield of recombinant protein synthesis, कौन सा यहाँ पे प्रोसेस यूज होगा, ट्रांसलेशन इनिशिएशन, या फिर ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेटर्स, या फिर प्रमोटर इंडक्शन, या फिर मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स एक्सप्रेशन में हेल्प नहीं करते हैं, राइट। यहाँ पे एक्सप्रेशन वेक्टर की बात करें तो मल्टीपल क्लोनिंग साइट एक्सप्रेशन में हेल्प नहीं करते हैं। दूसरा क्या रहेगा, दूसरा क्या हो सकता है, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेटर्स भी नहीं आएंगे, ट्रांसलेशन इनिशिएशन नहीं आएगा। बट यहाँ पे अगर यील्ड को इंक्रीज करना है तो हमें प्रमोटर इंडक्शन करवाना होगा। अगर लैक प्रमोटर डाला है तो हमें IPTG यूज करवाना होगा, एक्सक्यूज मी, करेक्ट। अगर हमें लैक प्रमोटर यूज किया है तो हमें IPTG यूज करवाना होगा, जो कि वो प्रमोटर इंडक्शन में हेल्प करे हमें। अगर दूसरा कोई स्ट्रॉन्ग प्रमोटर यूज किया है तो हमें कोई दूसरे केमिकल रिएजेंट या कंपाउंड एज अ प्रमोटर इंडक्शन हमें यूज करना होगा। तो 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। जिन्होंने भी 3 बोला दैट इज करेक्ट, ओके। अभी फिजियोलॉजी पे हम आते हैं। विच डाइजेस्टिव जूस डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम टू डाइजेस्ट द फूड स्टफ। बहुत ईजी है, डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम। एंजाइम किस में नहीं है, पैनक्रियाटिक जूस में एंजाइम होते हैं, उसमें तो एंजाइम्स ही एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे। बाइल जूस में होते हैं तो ना, उसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं। सलाइवा में एंजाइम होता है टाइलिन, या फिर हम बोल सकते हैं अल्फा माइलेज। गैस्ट्रिक जूसेस में भी एंजाइम होता है पेप्सिन, करेक्ट। तो देयरफॉर आंसर क्या है, डज नॉट कंटेन एन एंजाइम। तो आंसर क्या है, बाइल जूस आएगा, ठीक है। बाइल जूस इज द आंसर, कि इट विल नॉट कंटेन द एंजाइम टू डाइजेस्ट द फूड स्टफ, क्योंकि बाइल जूस में बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो यस, विपन करेक्ट, उषा करेक्ट, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, अगेन वापस डायरेक्टली पूछा है इजी क्वेश्चन, ओके। यस मनीषा, पुण्या करेक्ट, बाइल जूस आएगा, कविता करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। गैस्ट्रीन स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। सेकंड क्या है, एंटेरोगैस्ट्रॉन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टिनल जूस। थर्ड इज कोलेसिस्टोकाइनिन स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस इन लिवर। एंटेरोकाइनिन फोर्थ है, स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ सकस एंटेरिकस। सकस एंटेरिकस को हम इंटेस्टिनल जूस भी बोलते हैं, ठीक है। इंटेस्टिनल जूसेस या सिक्रीशंस हम बोलते हैं सकस एंटेरिकस। तो क्या आएगा, कौन सा यहाँ पे करेक्ट है, कौन सा यहाँ पे जो मैच है वो करेक्ट है। गैस्ट्रिन स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस, फर्स्ट। सेकंड इज एंटेरोगैस्ट्रॉन स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टिनल जूसेस। थर्ड इज कोलेसिस्टोकाइनिन स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस। फोर्थ इज एंटेरोकाइनिन स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ सकस एंटेरिकस, ओके। गौरव ने बोला है 1, विपन ने बोला है 2, सॉरी विपन ने बोला है 1। यस, दोनों करेक्ट है, फर्स्ट एंड फोर्थ
ये बेसिक है। यहाँ पे प्रियंका एंड उषा ने बोला है 2, 2 नहीं आएगा, 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। गैस्ट्रिन जो है वो स्टिमुलेट करेगा सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस, मेनली हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। सेकंड जो है एंटेरोगेस्ट्रॉन दैट स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ इंटेस्टिनल जूसेस, नहीं, एक्चुअली ये उल्टा इफेक्ट देगा, सोमेटोस्टेटिन जैसा, या हम बोल सकते हैं जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जैसा वो इफेक्ट देगा। यहाँ पे स्टिमुलेट नहीं करेगा, यहाँ पे वो इनहिबिट करेगा। स्टमक मोटिलिटी एंड इंटेस्टिनल मोटिलिटी को वो इनहिबिट करेगा और सिक्रेशन को भी वो इनहिबिट करेगा। उषा 3 में भी नहीं होता है, या तो कोई पर्टिकुलर एक हो सकता है ऑप्शन, ठीक है। यस, गौरव सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन हम देखते हैं क्या है, कोलेसिस्टोकाइनिन। अब ये ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे शायद आप कंफ्यूज हुए होंगे। स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस इन लिवर, कोलेसिस्टोकाइनिन। जहाँ पे वर्ड कोलेसिस्टो आएगा वहाँ पे गॉल ब्लैडर यूज होगा, ना कि लीवर यूज होगा, ठीक है। कोलेसिस्टेक्टोमी मतलब कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, उसे हम बोलते हैं कोलेसिस्टेक्टोमी। कोलेसिस्टोकाइनिन इसका मतलब कि यहाँ पे स्टिमुलेट करेगा गॉल ब्लैडर को टू सिक्रेट इन इंटेस्टाइन, ठीक है, डुओडेनम में। सो स्टिमुलेट द गॉल ब्लैडर टू सिक्रेट इन इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे आई गेस यही थर्ड होगा जो यहाँ पे आप कंफ्यूज हुए होंगे। इट विल स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस, ठीक है, वो बाइल जूस सिक्रेट स्टिमुलेट करवाएगा, बट यूजुअली क्या, इट विल गॉल ब्लैडर सिक्रेशन इन इंटेस्टाइन, ठीक है। एंड एंटेरोक्राइनिन क्या है, तो ऑब्वियसली वो करेक्ट है, स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ सकस एंटेरिकस। तो जो इंटेस्टाइन के ग्लैंड्स रहेंगे, सिक्रेटिव ग्लैंड्स, उसको वो स्टिमुलेट करेगा और इंटेस्टिनल जूसेस को वो रिलीज करवाएगा। सो फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट, वेयर हमने सेकंड का बोला इनहिबिट होता है एंड थर्ड का बोला कोलेसिस्टोकाइनिन, जो कि वो कोलेसिस्टोकाइनिन वो स्टिमुलेट करेगा गॉल ब्लैडर को टू सिक्रेट इनटू इंटेस्टाइन। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट, सेकंड एंड थर्ड आर रॉन्ग, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ओके, सेकंड, इंट्रिंसिक फैक्टर इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव जूस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डाइजेस्टिव के ऊपर पूछे गए हैं। सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, बाइल जूस या पेनक्रियाटिक जूस, क्या आएगा, गैस्ट्रिक जूस आएगा। इंट्रिंसिक फैक्टर इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, क्योंकि यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड बाय व्हाट, गैस्ट्रिक जूस कौन सिक्रेट करता है, ऑब्वियसली यहाँ पे पैराइटल सेल सिक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस को, या जिसको हम ऑक्जेंटिक सेल्स ही बोलते हैं। सॉरी, इंट्रिंसिक फैक्टर को कौन सिक्रेट करता है, पैराइटल सेल सिक्रेट करता है या ऑक्जेंटिक सेल सिक्रेट करते हैं, करेक्ट, गैस्ट्रिक जूस आएगा। और इंट्रिंसिक फैक्टर एक्चुअली विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन इफ द ह्यूमन ब्लड बिकम्स एसिडिक। अगर ह्यूमन ब्लड एसिडिक है इसका मतलब कि प्रोटॉन ज़्यादा है, अगर प्रोटॉन ज़्यादा है तो वो क्या करेंगे, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेंगे। प्रोटॉन ज़्यादा है इसका मतलब क्या, कि वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेंगे, और हीमोग्लोबिन एक्चुअली जब वो एफिनिटी बताता है जो ऑक्सीजन के साथ, जब भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैरिंग कैपेसिटी जो बताता है हीमोग्लोबिन के साथ, ये प्रोटॉन या फिर हम बोल सकते हैं कि एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से क्या होगा, हीमोग्लोबिन जो है, सॉरी, प्रोटॉन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा और उसकी वजह से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसी को हम बोर इफेक्ट बोलते हैं, बोर इफेक्ट। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगी, और उसकी वजह से अगर मान लो कि ज़्यादा एसिडिक है तो हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी जो रहती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन डिक्रीजेस। यस एवरीवन, वेरी गुड। उषा, मनीषा, कविता, गौरव, सही है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। जितना ज़्यादा ब्लड में प्रोटॉन रहेगा, जितना ज़्यादा एसिडिक होगा, उतना ही वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है उसको वो डिक्रीज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम द थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप इज बाय, थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप जो कि सोडियम क्लोराइड करवाता है, ठीक है। सोडियम एंड क्लोराइड का वो यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, एंड दैट इज बाय सोडियम क्लोराइड पोटेशियम चैनल, ठीक है।
यहाँ पे सोडियम 2 क्लोराइड पोटेशियम चैनल, ये चैनल्स के थ्रू वो करवाता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ऑस्मोसिस नहीं होगा, सिंपल डिफ्यूजन से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे चैनल्स है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं होगा, कोई ट्रांसपोर्टर्स नहीं है यहाँ पे, whereas एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द आंसर। देखो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस पे बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है कि इन मोस्ट इंस्टेंसेस ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस द मदर इज RH नेगेटिव, द फादर इज RH नेगेटिव एंड द फीटस इज RH नेगेटिव नहीं, द मदर इज RH नेगेटिव, द फादर इज RH पॉजिटिव एंड द फीटस इज RH पॉजिटिव। अगर मदर RH नेगेटिव है और फादर RH पॉजिटिव होगा तभी जाके फीटस RH पॉजिटिव होगा, जिसके अगेंस्ट मदर anti-RH एंटीबॉडीज बनाएंगे। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन बहुत ही इजी है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस में क्या होगा, यस करेक्ट, यहाँ पे मदर RH नेगेटिव होगी मतलब कि RH के अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनाते नेचुरली मदर, बट अगर फादर RH पॉजिटिव है एंड फीटस RH पॉजिटिव है, देयरफॉर मदर फिर वो फीटस के अगेंस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो सेकंड बहुत ही इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट अगेन ये बहुत ही बेसिक इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन है, इसको हम एक्स्ट्रावासेशन बोल सकते हैं इसको। एट द टाइम ऑफ टिश्यू इन्फेक्शन व्हाट टाइप ऑफ WBC इज फर्स्ट अट्रैक्टेड फ्रॉम द ब्लड इनटू द टिश्यू बाय प्रोसेस ऑफ कीमोटैक्सिस। फ्रॉम द ब्लड इनटू द टिश्यू मतलब कि ब्लड से होते हुए, ब्लड वेसल्स जो रहेगी, राइट, ब्लड वेसल्स से होते हुए, मान लो कि ये ब्लड है और ब्लड के बाहर यहाँ पे टिश्यू है, तो यहाँ पे टिश्यू इन्फिल्ट्रेशन कौन करेगा, सबसे पहले कौन सा WBC करेगा, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल या मोनोसाइट्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्या रहेगा, एक्स्ट्रावासेशन जिसको हम बोलते हैं, या डायपेटिसिस जिसको हम बोलते हैं, जो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, क्या रहेगा कैसे 1 आएगा, कैसे 2 आएगा। यस मनीषा करेक्ट। ओके कविता, आप आई गेस प्रीवियस का क्वेश्चन का हाइपर सेंसिटिविटी 2 बोल रहे हो। ओके ठीक है, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल या मोनोसाइट्स, व्हाट विल बी द आंसर। सुभाष करेक्ट, 3 गौरव करेक्ट, द करेक्ट आंसर इज न्यूट्रोफिल्स। ओके न्यूट्रोफिल्स करेक्ट आंसर है। यहाँ पे सबसे पहले कीमोटैक्सिस से न्यूट्रोफिल्स इन्फिल्ट्रेट करेंगे टिश्यू में। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द पैसेज ऑफ इंपल्स ऑफ हार्ट बीट, क्या रहेगा, साइनोएट्रियल नोड, एस से एसवी नोड से बंडल ऑफ हिज से पर्किंजे फाइबर से हार्ट मसल्स नहीं, साइनोएट्रियल नोड से एबी नोड से बंडल ऑफ हिज से पर्किंजे फाइबर से हार्ट मसल्स, सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, एबी नोड दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये क्वेश्चन का आंसर आपको डायग्राम में ही दिख रहा है, साइनोएट्रियल नोड से फाइनली वो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पे जाएगा, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से फिर वो बंडल ऑफ हिज से फाइनली वो डाइवर्ज होगा इनटू द पर्किंजे फाइबर्स एंड देन टू द हार्ट मसल्स। तो 2 इज द करेक्ट वन। ओके ओके, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। ब्लड क्लॉटिंग इज अ चेन रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ फैक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे आप टेबल पे भी देख सकते हो। फैक्टर नंबर 1 दिया गया है फाइब्रिनोजेन, तो यस फाइब्रिनोजेन करेक्ट है। फैक्टर नंबर 3 क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, तो वो भी करेक्ट है। फैक्टर नंबर 5 स्टेबल फैक्टर, फैक्टर नंबर 5 देखो क्या है, तो फैक्टर नंबर 5 है प्रो एक्सेलरिन बोल सकते हैं, लेबाइल फैक्टर या फिर एक्सेलरेटर ग्लोबुलिन बोल सकते हैं, तो वो स्टेबल फैक्टर नहीं बोलते हम उसको, तो देयरफॉर नॉट मैच करेक्ट कौन सा होगा, 3 होगा। वेरस फैक्टर नंबर 9 को क्रिसमस फैक्टर हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी व्हेन इट इज डिराइव्ड फ्रॉम क्रिएटिन फॉस्फेट टू कॉज मसल कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे अगेन डायरेक्टली ही इंफॉर्मेशन बेस्ड है, क्या आएगा, फर्स्ट स्टेप इन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी व्हेन डिराइव्ड फ्रॉम क्रिएटिन फॉस्फेट, तो द एनर्जी ऑफ क्रिएटिन फॉस्फेट इज एक्चुअली यूज्ड टू कन्वर्ट एडीपी इनटू एटीपी। ठीक है, ये एक बेसिक बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा है। ओके नेक्स्ट, अगेन यहाँ पे सिंपल हम बोल सकते हैं, डेफिनेशन बेस्ड है, व्हेन द लेंथ ऑफ मसल रिमेन कांस्टेंट
बट द टेंशन इंक्रीजेस शार्पली एंड नो मैकेनिकल वर्क इज डन। अगर यहाँ पे मसल जो है वो कांस्टेंट रहता है, वेरएज टेंशन शार्पली इंक्रीज होगा, तो फिर क्या होगा यहाँ पे आंसर आएगा आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे आएगा आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे मसल को लेंथ जो है वो कांस्टेंट रहती है, बट उसका वी कैन से, देखो यहाँ पे आप दिख सकते हैं, बट डज नॉट शॉर्टन। यहाँ पे मसल का है वो लेंथ रहती है, बट वो कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, उसके ऊपर टेंशन जो है वो दिखता है, बट मैकेनिकल वर्क कुछ नहीं होता। सो व्हाट विल बी द आंसर हियर? आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? सार्कोमियर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मायोफाइब्रिल्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ। सार्कोमियर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मायोफाइब्रिल्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ। हम डायरेक्टली ही आंसर पे देखते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, आप देख सकते हो। एक तो सेंट्रल ए बैंड है, फिर इस एक हाफ क्या होगा, हाफ आई बैंड होगा। ठीक है, तो देयर विल बी ए बैंड इन द मिडल विथ हाफ्स ऑफ टू आई बैंड ऑन इट्स टू साइड्स। आप देखो ए बैंड मिडल में है, फिर दो जो हाउस जो होते हैं, जो आधा आधा भाग होता है आई बैंड का, वो दोनों साइड पे उसके प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द इनसाइड ऑफ एक्सोलेमा चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड अगेन नेगेटिव, नहीं, नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड रिमेन्स, सॉरी, नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड अगेन नेगेटिव, दैट इज करेक्ट। नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड रिमेन्स पॉजिटिव, रॉन्ग। पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड अगेन पॉजिटिव, नहीं, एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड रिमेन्स नेगेटिव, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। व्हाट विल बी द करेक्ट हियर? नेगेटिव टू, आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है कि पहले वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो एक्सोलेमा के अंदर रहता है इनसाइड द सेल या इनसाइड द नर्व सेल, दैट विल बी नेगेटिव, फिर आता है वो पॉजिटिव, फिर वापस वो नेगेटिव में चला जाता है। करेक्ट, नेक्स्ट, इन रिफ्लेक्स एक्शन एफेरेंट नर्व फाइबर्स कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम। रिफ्लेक्स एक्शन की बात है तो रिफ्लेक्स एक्शन पहले इफेरेंट फाइबर से होते हुए, सॉरी, एफेरेंट फाइबर से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड पे जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से फाइनली वो इफेरेंट फाइबर से स्टार्ट कहां से वो करेंगे? स्टार्ट वो करेंगे रिसेप्टर से, यहाँ पे इसका, इसी को हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, और यहाँ सेम चीज यहाँ पे क्या आएगी? इफेक्टर रहेगी। ठीक है, और दिस विल बी अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे रिसेप्टर्स से जो एंटर होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उसको हम एफेरेंट बोलेंगे, एंड यहाँ पे इफेरेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जैसे ही इफेक्टर की तरफ जाता है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एग्जिट जो होता है, उसको हम बोलेंगे इफेरेंट नर्व। ठीक है, तो वो पाथवे इफेरेंट है। तो व्हाट विल बी द आंसर हियर? रिसेप्टर्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है एफेरेंट नर्व, और इसी को ही हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन इन वर्टिब्रेट्स आर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, में एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है, ऑब्वियसली कौन सेल्स आएगा, राइट। थाइमस इन इन्फेंट ममल्स इज मेनली कंसर्न विथ, अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है, क्या आएगा? रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्रोथ, सॉरी, रेगुलेशन ऑफ बॉडी ग्रोथ, नहीं, थाइमस की बात है। इन्फेंट मैमल्स, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, ऑब्वियसली इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस में वो आएंगे, राइट। नेक्स्ट, बोथ ऑर्गन्स ऑफ विच सेट डू नॉट सिक्रीट हॉर्मोन्स। ऐसा सेट दिया गया है कि जहाँ पे दोनों जो ऑर्गन्स है वो हॉर्मोन सिक्रेट नहीं करते हैं। तो स्टमक है, स्टमक तो गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रेट करता ही है, उसके अलावा सोमेटोस्टेटिन भी सिक्रेट करता है, राइट। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड भी सिक्रेट करता है। थायराइड है वो तो करेगा ही, T3 T4। इंटेस्टाइन है वो भी पर्टिकुलरली कोलेसिस्टोकाइनिन या फिर सिक्रेटिन सिक्रेट करता है। पैनक्रियास भी हेटेरोक्राइन ग्लैंड है तो इंसुलिन ग्लूकागॉन तो करता ही है। स्प्लीन क्या करेगा? स्प्लीन कोई हार्मोन सिक्रेट नहीं करेगा, और लीवर भी कोई हार्मोन सिक्रेट नहीं करेगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। स्टमक एंड स्प्लीन, अगेन स्टमक तो हमने देखा ही है, कभी स्टमक तो रिलीज करता ही है। तो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? स्प्लीन एंड लीवर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, स्प्लीन एंड लीवर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये सारा कुछ यहाँ पे लॉजिकली नहीं है, इंफॉर्मेशन बेस्ड है, इसलिए ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए है नहीं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड्स कॉजेज,
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल इसका एग्जाम्पल है। तो वो एक्चुअली क्या करेंगे, कॉर्टिसोल वो एक्चुअली एंटी इंसुलिन इफेक्ट देता है, वो एंटी इंसुलिन इफेक्ट देगा। इसका मतलब कि वो यहाँ पे वी कैन से इंसुलिन का काम क्या था कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करवाना, यहाँ पे वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, एंड देयरफॉर एक्चुअली दे विल डिक्रीज इन प्रोटीन एंड फैट सिंथेसिस, मतलब कि प्रोटियो जेनेसिस एंड लाइपोजेनेसिस वो करवाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे डिक्रीज वो कराएगा, इसका मतलब कि वो प्रोटियोलाइसिस एंड लाइपोलाइसिस करवाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब यहाँ पे देखिए, हाइपोस्मिया, रिडक्शन ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, दैट इज करेक्ट। डिसजूसिया जो है, डिसजूसिया में क्या होगा, एब्सेंस ऑफ सेंस ऑफ टच नहीं होता है, इट इज एक्चुअली द एब्सेंस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट, ठीक है। तो दैट इज नॉट करेक्टली मैच्ड, टच नहीं होता है, टेस्ट होता है। एनोपिया क्या है, कंप्लीट लॉस ऑफ विजुअल फील्ड इन आई। एंड टिनिटस क्या है, टिनिटस इज द रिंगिंग सेंसेशन इन ईयर्स। टिनिटस अगर क्रॉनिक या एक्यूट हो, टिनिटस में यूजुअली जो रिंगिंग सेंसेशन आता है वो जब भी हम हाई वॉल्यूम पे सुनते हैं हमारे हेयर सेल्स एक्चुअली डैमेज होते हैं, तो जो रिपेयरिंग के टाइम वो एक नया बेसलाइन नॉइस को हम बोल सकते हैं कि नॉइस को वो पर्टिकुलरली मॉड्यूलेट करने के लिए या एक बेसलाइन क्रिएट करने के लिए वो एक रिंगिंग सेंसेशन यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम टिनिटस बोलते हैं। विच हार्मोन इज प्रेजेंट इन द यूरिन ऑफ प्रेग्नेंट वुमन। अगेन हमें पता है क्या होगा इसका, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जो प्रेगनेंसी टेस्ट में भी यूज होता है, करेक्ट। क्या आएगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, HCG। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ वेरिएंस इज 64, वैल्यू ऑफ वेरिएंस 64, देन द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन वुड बी। अगर वैल्यू ऑफ वेरिएंस 64 है तो हमें पता है कि वो क्या है, तो वो है स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, तो वो होगा वेरिएंस का अंडर रूट, एंड देयरफॉर इट विल बी अंडर रूट ऑफ 64, दैट विल बी 8, करेक्ट। तो क्या आएगा इसका आंसर, 8 आएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 हम देखते हैं, द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द गिवन डेटा। गिवन डेटा क्या है, 10 10 10 10 एंड 10, मतलब कि 5 कोई पर्टिकुलर सैंपल के हमने ऑब्जर्वेशंस हमने लिए, कोई भी ऑब्जर्वेशंस हमने लिए 5 सैंपल के, और उसकी यूनिट या उसकी वैल्यू आई 10 10 10 10 10, ठीक है। अगर उसकी वैल्यू ये आई है तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि उसमें कितना डिविएशन है, ज़रा भी डिविएशन नहीं है, सारे के सारे सेम है, ज़रा भी डिविएशन नहीं है। अगर हम नॉर्मली भी देखने जाए तो व्हाट विल बी द आंसर हियर, इट विल बी 0, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला ऐसा सच नहीं लगाना है, यहाँ पे बस बेसिकली आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है कि भाई देखो, आप पांचों के पांचों जो वैल्यूज है उसमें कोई डिविएशन बता ही नहीं रहा है। इनफैक्ट अगर मान लो एक 10 होता, एक 8 होता, एक 10 होता, एक 12 होता और एक 10 होता, तो भी ओवरऑल डिविएशन ज़रा भी नहीं होता, ठीक है। ओवरऑल डिविएशन अगर हम स्टैंडर्ड डिविएशन जिसको बोले अगर हम कंसिडर करें तो भी, या रूट मीन स्क्वायर जिसको बोले, वो भी 0 ही रहता। तो इसलिए यहाँ पे बस बेसिक एक लॉजिक लगाना है। तो यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस या नेक्स्ट जो पार्ट रहेंगे वो कल आपको 5 बजे पर्टिकुलरली आप ज्वाइन होना। आरपीएससी के क्वेश्चन नंबर 101 से आगे जो रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो जो है अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा वीडियो को। आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहा हो इसमें। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी आरपीएससी एस्पिरेंट है उनके साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसे ही हम अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू।